कल कल आपसे डिस्कस हुआ था टोटल स्ट्रेसेस के बारे में। आपको पता होना चाहिए टोटल स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, स्ट्रेसेस कितना वहां पे डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई सेटलमेंट डिपेंड करेगा स्ट्रेस कितना वहां पे डेवलप हुआ है। सो इसीलिए आपको सेटलमेंट कैलकुलेट कराने से पहले ये सिखाया जा रहा है कि कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, आगे कल का जो डिस्कशन था उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखिए जरा, कल आपको टोटल स्ट्रेस के बारे में बताया था। टोटल स्ट्रेस क्या होता है, जस्ट मुझे आप एक पॉइंट ये बताओ। अगर आप ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे किसी सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे किसी सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हो, सो ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे वाले पार्ट में क्या यूज करोगे, गामा सबमर्ज यूज करोगे, गामा सैचुरेटेड यूज करोगे, सेट गामा सेट यूज करोगे। यस, ये पॉइंट सभी को क्लियर है, डिस्कशन हमको क्लियर है। क्या यूज करेंगे हम, गामा सेट हम यूज करेंगे। वी विल बी यूजिंग दी गामा सैचुरेटेड वैल्यू, गामा सेट आप लोग यूज करोगे। चलिए अब नेक्स्ट आता है आपके पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो जरा, ये जो टोटल स्ट्रेस आपने डिस्कस करा था, दैट टोटल स्ट्रेस वाज एक्चुअली because of the solids, that was because of the solids and because of the water। और टोटल स्ट्रेस था आपका सॉलिड्स की वजह से, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द वाटर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल स्ट्रेस को फर्दर दो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं। टोटल स्ट्रेस को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था टोटल स्ट्रेस किसकी वजह से होता है, सॉलिड्स प्लस वाटर दोनों की वजह से क्या था आपका जो स्ट्रेस आ रहा था, दैट वाज टोटल स्ट्रेस। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों कंपोनेंट को वन बाय वन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सो टोटल स्ट्रेस में आपने सॉलिड्स प्लस वाटर को दोनों को एक साथ कंबाइंडली पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट्स को, सॉलिड्स को एंड वाटर को क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट करके डिस्कस करेंगे, अलग अलग सेपरेट करके डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्या है, जस्ट टोटल स्ट्रेस जो होता है बेसिकली आपके पास, अगर आप टोटल स्ट्रेस पर डिस्कशन करोगे, सो टोटल स्ट्रेस जो होता है, टोटल स्ट्रेस दैट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट मेनली आपके पास में होते हैं। सो टोटल स्ट्रेस के क्या है, आपके पास दो कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं टोटल स्ट्रेस के। अब मैंने बताया कि टोटल स्ट्रेस में तो सॉलिड एंड वाटर दोनों थे। अब हम इन दोनों के दोनों कंपोनेंट को, सॉलिड को अलग डिस्कस करते हैं, वाटर को अलग डिस्कस करते हैं। सो ये क्या है, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। एक है आपका क्या, टोटल स्ट्रेस के मेनली दो कंपोनेंट आ जाएंगे आपके पास में यहाँ पे। एक है आपके पास में क्या, पोर वाटर प्रेशर, इसी को बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूट्रल स्ट्रेस। इसी को न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूट्रल स्ट्रेस। सेकंड कंपोनेंट आपके पास में है क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस। सो द सेकंड ऑफ द कंपोनेंट इज इफेक्टिव या फिर इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो इसको रिप्रेजेंट करोगे आप लोग कैसे, इसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सिग्मा बार से या फिर सिग्मा डैश, इससे रिप्रेजेंट करोगे इसको, सिग्मा बार से या फिर सिग्मा डैश से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ टोटल स्ट्रेस मैंने बताया, टोटल स्ट्रेस के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है आपके पास में क्या, पोर वाटर प्रेशर, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, अफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस में आपने सॉलिड्स एंड वाटर को दोनों को एक साथ पढ़ा था, अब हम इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके पढ़ रहे हैं। सिर्फ वाटर की वजह से सेपरेटली कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम पोर वाटर प्रेशर में डिस्कस करेंगे, एंड जो सॉलिड्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम अफेक्टिव स्ट्रेस में डिस्कस करेंगे। तो इन टोटल आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि भाई टोटल स्ट्रेस जो होता है, द टोटल स्ट्रेस इज एक्चुअली इक्वल टू पोर वाटर pressure, that is equal to pore water pressure plus effective stresses। ये आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा बार प्लस यू, ये चीज आप बोल सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा बार प्लस यू बोल सकते हो। सो टोटल स्ट्रेस जो होगा आपके पास में, द टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू व्हाट, पोर वाटर प्रेशर प्लस में अफेक्टिव स्ट्रेसेस, ये आप यहाँ से कह सकते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट ऑफ द कंपोनेंट जो आपके पास में है, दैट फर्स्ट कंपोनेंट विल बी व्हाट, पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है न्यूट्रल स्ट्रेस। इसी का दूसरा नाम है क्या, न्यूट्रल स्ट्रेस। इसी को बोलते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस। रिप्रेजेंट करोगे आप कैसे, यू से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बारे में हम डिस्कस करें कि भाई कैसे होगा बेसिकली। अब देखिएगा जरा यहाँ पे, अब देखो जरा यहाँ पे क्या है। हाँ देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक सॉइल मास हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। एक सॉइल आपने कंसिडर करी, यू हैव कंसिडर्ड अ सॉइल मास।
यू हैव कंसिडर्ड अ सॉइल मास, ये आपने एक यहाँ पे आपने कंटेनर कंसिडर किया है, यू हैव कंसिडर्ड अ कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर क्या है, लेट अस सपोज मैंने एक सॉइल मास कंसिडर कर ली, इसके अंदर क्या है, इस तरह से सॉइल फील्ड है, इसके अंदर इस तरह से क्या है, सॉइल जो है वो फील्ड है, इसके अंदर इस तरह से सॉइल फील्ड है। ये सब क्या है आपके पास में, ये सब आपके पास में सॉलिड्स हैं, ये सब क्या है आपके पास में सॉइल के सॉलिड्स हैं, सॉइल के सॉलिड्स हैं। अब यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं केस, हम यहाँ पे ये केस कंसिडर कर रहे हैं कि भाई लेट अस सपोज ये क्या है आपका, ये है आपके पास में क्या, ग्राउंड वाटर टेबल लेवल है, दिस इज अवर ग्राउंड वाटर टेबल, दिस इज अवर ग्राउंड वाटर टेबल, ये क्या है आपके पास में ग्राउंड वाटर टेबल है, ये ग्राउंड वाटर टेबल है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये ग्राउंड वाटर टेबल है, अगर ये ग्राउंड वाटर टेबल है, तो आप लोग मुझे ये बताओ इस सॉइल के पूरे वॉइड्स किससे फिल्ड होंगे, इस सॉइल के पूरे वॉइड्स किससे फिल्ड होंगे, इस हाइट को बोल दो आप क्या, इसको जेड से बोल दो। वाटर टेबल ऊपर है, वाटर टेबल ऊपर है, तो सारे के सारे वॉइड्स किससे फिल्ड होंगे, वाटर से फिल्ड होंगे। तो मुझे ये बताओ ये सॉइल कौन सी कंडीशन में है, इस सॉइल की कंडीशन क्या है, इस सॉइल मास की कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, इस सॉइल की कंडीशन क्या है, सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड है, एंड फुली सैचुरेटेड कंडीशन है। यस, ये सॉइल मास कैसा है, ये सॉइल मास आपका प्रेजेंट है, दैट सॉइल इज प्रेजेंट इन द, दैट सॉइल इज प्रेजेंट इन द फुली सैचुरेटेड कंडीशन, ये फुली सैचुरेटेड कंडीशन में आपकी प्रेजेंट है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, अब पोर वाटर प्रेशर क्या है, पोर वाटर प्रेशर को आप समझने के लिए, पोर वाटर प्रेशर को समझने के लिए आप इसके नाम पे आओ जस्ट। पोर वाटर प्रेशर का आप नाम देखो, नाम देखो इसका क्या लिखा हुआ है, पोर। पोर का मतलब क्या होता है, पोर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर, पोर किसको बोलते हैं, पोर का मतलब होता है वॉइड्स, पोर का मतलब होता है सिंपली क्या आपके पास में, पोर का मतलब होता है वॉइड्स, ठीक है, पोर का मतलब होता है आपके पास में वॉइड्स। एंड वाटर, वाटर, वाटर मतलब आप जानते ही हैं पानी, और प्रेशर भी आपको पता है कि भाई प्रेशर क्या होता है, ये चीज भी आपको पता है। सो सिंपल आपको अगर इसके नाम को आप उठा के देखो कि वॉइड्स, वॉइड्स में जो पानी है, वॉइड्स में जो पानी है उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, वॉइड्स में जो पानी है उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज अ पोर वाटर प्रेशर। कल 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 हमने डिस्कस कर लिया था वाटर को एंड सॉलिड्स को एक साथ डिस्कस किया था हमने टोटल स्ट्रेस में, आज हम इनको सेपरेट सेपरेट करके डिस्कस कर रहे हैं। सो पोर वाटर प्रेशर का आपका मीनिंग क्या समझ में आया कि वॉइड्स, वॉइड्स में जो पानी है, वॉइड्स में जो पानी है, वॉइड्स में जो पानी एग्जिस्ट कर रहा है, उस वाटर की वजह से, उस वाटर की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, उस वाटर की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है सॉइल सॉलिड्स के ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज अ पोर वाटर प्रेशर। अब मैं यहाँ से इसी सेम लाइन को आगे फर्दर कैरी करता हूँ, इसी सेम लाइन को हम आगे फर्दर कैरी कर रहे हैं। अब इस डायग्राम को देखना जस्ट, ठीक है, अब इस डायग्राम को देखना, आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पूरे के पूरे वॉइड्स में क्या फील्ड है, वाटर फील्ड है, पूरे के पूरे वॉइड्स में आपका क्या फील्ड है, वाटर फील्ड है। आपने यहाँ पे इस तरह से क्या कंसिडर करा, एक इसी को देखो जरा, ये इस तरह से कुछ कंडीशन हो रही है, अगर आप इस कंडीशन को ऑब्जर्व करोगे तो इस तरह से आपको कंडीशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका वाटर, इस तरह से क्या है यहाँ पे वॉइड्स में क्या प्रेजेंट है, वॉइड्स में आपका प्रेजेंट है वाटर, वॉइड्स में आपका क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। एंड नियर बाई क्या है, ये सब क्या है आपके पास में यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, नियर बाई क्या है, पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वॉइड्स में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। सो ये जो वॉइड्स में, ये जो वॉइड्स में जो वाटर आपका प्रेजेंट है, ये जो वॉइड्स में जो वाटर आपका प्रेजेंट है, इस वाटर की वजह से, इस वाटर की वजह से आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो वाटर है, ये वाटर क्या कर रहा होगा, क्या ये वाटर इन पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर डेवलप करवा रहा होगा, क्या क्या ये वाटर इन पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर डेवलप करवा रहा होगा, ये वाटर इनके ऊपर क्या प्रेशर डेवलप करवा रहा होगा, ये बिल्कुल प्रेशर डेवलप करवाएगा। अब जो प्रेशर वाटर, जो प्रेशर बेसिकली यहाँ पे आपको डेवलप होता दिखाई दे रहा है ना, तो प्रेशर जो यहाँ पे डेवलप होता आपको दिखाई दे रहा है, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज कॉल्ड एज अ पोर वाटर प्रेशर। सो वॉइड्स के अंदर जो पानी है, वॉइड्स के अंदर जो पानी है, उस पानी की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, उस पानी की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज अ पोर वाटर प्रेशर। सो पोर वाटर प्रेशर का बात आपको समझ में आया कि पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर वाटर प्रेशर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर वाटर प्रेशर, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर है। चलिए अब एक बात आगे, इसी चीज को आगे कैरी करो, आप लोग इसी चीज को आगे कैरी करो। एक मुझे ये पॉइंट बताओ, आप लोगों ने अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है रिसेंटली, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है। अगर मैं आपसे हाइड्रोस्टैटिक पास्कल्स लॉ की बात करूं कि भाई पास्कल्स लॉ क्या होता था, तो बताओ कि पास्कल लॉ क्या होता है, क्या होता है पास्कल्स लॉ, इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन।
equal pressure in all directions, same pressure in all directions, same pressure in all directions. So water will exert same pressure in all the directions. ये पॉइंट आपको पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने अभी पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड आपका स्टैटिक कंडीशन में है, अगर कोई फ्लूइड आपका स्टैटिक कंडीशन में है तो वो फ्लूइड क्या करता है, हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करवाता है। ये चीज हमने पढ़ रखी है, हमने पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में कि अगर आपका कोई फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो वो क्या करता है, इन एवरी डायरेक्शन वो क्या करेगा, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करवाता है। दैट विल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस, दैट विल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस, इन ऑल द डायरेक्शंस। अब क्या है यहाँ पे, वो क्या करेगा, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करवाएगा। तो मैं अगर वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करवाने की कोशिश करूँ, तो वही सेम कंडीशन अगर यहाँ पे अप्लाई करवाने की कोशिश करो, भाई वाटर है, वाटर जो वहां पे था वही सेम वाटर यहाँ पर भी है, जो वाटर वहां पे था वही सेम वाटर यहाँ पर भी है। मुझे ये बताओ, क्या इस वाटर का किसी तरह से कोई फ्लो हो रहा है क्या, ये जो वाटर है क्या इसका किसी तरह का कोई फ्लो हो रहा है, क्या ये वाटर फ्लो कर रहा है? ये क्या वाटर कोई फ्लो कर रहा है क्या वाटर? नहीं, ये वाटर फ्लो नहीं कर रहा है। ये कैसी कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में। मैंने अभी तक फ्लो की तो कोई बात ही नहीं करी, मैंने अभी तक आपसे सॉइल में फ्लो के वाटर के फ्लो की कोई बात नहीं करी है, वाटर के फ्लो की कोई बात नहीं करी अभी तक हमने सॉइल मास के अंदर। अभी क्या है, जो वाटर आपका प्रेजेंट है दैट इज इन द स्टैटिक कंडीशन। अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है, अगर वो वाटर स्टैटिक कंडीशन में है, तो मुझे आप लोग ये बताओ, वो वाटर क्या इन ऑल द डायरेक्शन, जो आपको अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रखे हैं, क्या वो इन ऑल द डायरेक्शन क्या वो सेम इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा? क्या वाटर इन ऑल द डायरेक्शन इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा? विल वाटर एक्सर्ट सेम प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस? वो सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्या? क्या वाटर सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन? इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यस। वो क्या करेगा, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो मुझे ये बताओ, अगर वाटर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, तो मुझे ये बताओ, इस इक्वल प्रेशर की वजह से अगर मैं यहाँ पे नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो मुझे ये बताओ, क्या सॉइल की स्टेट में किसी तरह का कोई चेंज होता आपको दिखाई देगा क्या इस वाटर के प्रेशर की वजह से? क्या ये, सिंस वाटर का प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है, सिंस वाटर का प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल लग रहा है, तो ये जो वाटर है, क्या ये सॉइल में किसी तरह की कोई स्टेट का चेंज करवा पाएगा, उसकी लूजनेस में, उसकी डेंसनेस में? बोलो। ये क्या कोई वाटर, अब देखो ना आप लोग, भाई इक्वल लग रहा है हर डायरेक्शन से, ये एक मैंने पॉइंट कंसिडर करा, एक पॉइंट मैंने कंसिडर करा, इस पॉइंट को कोई इधर से खींच रहा है, इस पॉइंट को कोई इधर से खींच रहा है, ये भी 10 किलो न्यूटन के साथ खींच रहा है, एंड ये भी 10 किलो न्यूटन के साथ खींच रहा है। तो मुझे ये बताओ, इस पॉइंट की कोई स्टेट में चेंज हो जाएगा क्या, ये पॉइंट मूव कर जाएगा, क्या ये पॉइंट मूव करेगा क्या इसकी वजह से? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। बोलो करेगा क्या, करेगा या नहीं करेगा? नहीं, ये मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा। अगर ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा, तो मुझे ये बताओ, यही सेम केस अप्लाई करो आप कहाँ पे, सॉइल में। यही सेम केस आप अप्लाई करो कहाँ, सॉइल में अप्लाई करो। तो मुझे ये बताओ, अगर इक्वल प्रेशर लग रहा है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, तो मुझे ये बताओ आप लोग, सेम प्रेशर लग रहा है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, तो क्या इस सेम प्रेशर की वजह से विल देयर बी एनी काइंड ऑफ द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सॉइल मास? विल देयर बी एनी काइंड ऑफ द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सॉइल मास? क्या कोई चेंज होगा स्टेट में? क्या मुझे ये बताओ, क्या पार्टिकल्स की लूजनेस या फिर कोई डेंसनेस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या कोई पार्टिकल्स की लूजनेस या फिर डेंसनेस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या पार्टिकल की लूजनेस या डेंसनेस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या कोई पार्टिकल की लूजनेस डेंसनेस पे कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, इतना लेट आंसर क्यों आ रहे हैं? लूजनेस डेंसनेस पे कोई फर्क पड़ेगा पार्टिकल्स की? बोलो। क्या कमेंट नहीं आ रहे क्या मेरे पास में? हम्म।
क्या कमेंट्स नहीं आ रहे क्या शायद? हाँ, क्या कमेंट नहीं आ रहे मेरे पास? मैसेज नहीं आ रहे आपके पास? मैसेज नहीं आ रहे आपके शायद? यस सर, नहीं आ रहे हैं। क्या मैसेज नहीं आ पा रहे क्या आप लोगों के? देखो मैसेज तो आया है, मैसेज तो आया है, मैसेज आया, बट आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे फिर? सर पहले की नहीं आए शायद, फिर पहले की नहीं आए, फिर पहले की नहीं आए, फिर शायद। कमेंट तो आ रहे हैं आपके, कमेंट आ रहे हैं, फिर मैसेज नहीं कर रहे क्या आप लोग? हाँ, बोलो। क्या सब सो गए क्या? सर होगा सर, चांस फाइल की नहीं होगा सर चेंज। पता नहीं लगा मुझे मैसेज आया या नहीं आया। चलो देखो, इसको कंटिन्यू करो। ये डिस्कस कर रहे थे कि विल देयर बी एनी काइंड ऑफ द चेंज इन द लूजनेस और द डेंसनेस ऑफ द सॉइल मास बिकॉज ऑफ दिस? बोलो जरा, क्या इसमें कोई किस तरह की लूजनेस या फिर डेंसनेस में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। लूजनेस डेंस में चेंज नहीं होगा, क्या वॉइड रेशो पोरोसिटी में चेंज होगा? क्या वॉइड रेशो पोरोसिटी में चेंज होगा कोई? क्या कोई वॉइड रेशो पोरोसिटी में चेंज होगा? नहीं, वॉइड रेशो पोरोसिटी में चेंज होगा तो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, अगर सॉइल की स्टेट चेंज नहीं हो रही है, वॉइड रेशो पोरोसिटी लूजनेस डेंसनेस पे कोई किसी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा, अगर किसी चीज पे कोई किसी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर कोई किसी चीज पे कोई किस तरह का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे आप लोग सिंपल सा ये पॉइंट बताओ, मुझे आप लोग सिंपल ये पॉइंट बताओ कि इसका क्या इफेक्ट न्यूट्रल है क्या? क्या इसका इफेक्ट न्यूट्रल है क्या? क्या इसका इफेक्ट न्यूट्रल है क्या? यस, न्यूट्रल है इसका इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या है? न्यूट्रल है। और सिंस इसका इफेक्ट न्यूट्रल है, सिंस इसका इफेक्ट न्यूट्रल है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो? इसीलिए आप इसको न्यूट्रल स्ट्रेस बोलते हो। इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो? न्यूट्रल स्ट्रेस बोलते हो। यही रीजन क्या है? पोर वाटर प्रेशर, पोर के अंदर जो प्रेशर है, पोर के अंदर जो प्रेशर है, उसको पोर वाटर प्रेशर आप लोग बोल रहे हो। पोर के अंदर जो वाटर है उसकी वजह से जो लगने वाला प्रेशर है उसको आप पोर वाटर प्रेशर कहते हो। एंड सिंस इसका इफेक्ट एक तरह से न्यूट्रल निकल कर आ रहा है, इट इज नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सॉइल मास, इट इज नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सॉइल मास। देयरफॉर हम इस पोर वाटर प्रेशर को न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहते हैं। सब लोगों को ये चीज समझ में आई क्या कि न्यूट्रल स्ट्रेस को क्यों बोला जाता है? सबको चीज समझ में आई कि इसको न्यूट्रल स्ट्रेस क्यों बोलते हैं? ये क्लियर हो गया कि न्यूट्रल स्ट्रेस को क्यों कहा जाता है? तो यहाँ से आपको समझ में आया कि इसको न्यूट्रल स्ट्रेस क्यों कहा जाता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन सिंस वाटर विल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, देयरफॉर वी आर कॉलिंग दिस एट, इसको हम कहेंगे क्या? न्यूट्रल स्ट्रेस भी हम इसको कहेंगे, इसको हम न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहेंगे। नाउ अब पॉइंट आपके पास में नेक्स्ट ये आता है, अब पॉइंट आपके पास में नेक्स्ट ये आता है कि भाई हाउ टू डिटरमाइन द पोर वाटर प्रेशर, हाउ टू डिटरमाइन द पोर वाटर प्रेशर। अभी आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पोर वाटर प्रेशर। देखिएगा अब जरा क्या है, आपको पोर वाटर प्रेशर डिटरमाइन करना है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे पोर वाटर प्रेशर को। जैसे कल आपने टोटल स्ट्रेस डिटरमाइन करना सीखा था, इन द सिमिलर वे हम पोर वाटर प्रेशर की डिटर्मिनेशन के भी बारे में बात करेंगे। सिमिलरली हम पोर वाटर प्रेशर की डिटर्मिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। अब जस्ट लास्ट में एक पॉइंट लिख लो, अब जस्ट पहले, चलो उसको मैं आगे लिखवा दूंगा आपको ना, उसको आगे लिखवा दूंगा पॉइंट को, अब देखो जाए पोर वाटर प्रेशर को कैसे डिटरमाइन करो। पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर बेसिकली क्या होगा?
होगा क्या, सिंपल, जैसे कल आपने टोटल स्ट्रेस निकाला था वैसे सिमिलरली आपका पोर वाटर प्रेशर भी रहेगा। सो होगा क्या, वेट ऑफ वाटर अबव एक्स सेक्शन, सिंपली वेट ऑफ वाटर अबव द एक्स सेक्शन, वेट ऑफ द वाटर अबव द एक्स सेक्शन। और ये एक्स सेक्शन है कहाँ पे आपका, यही तो है एक्स सेक्शन, इसके बॉटम पे मैंने एक्स सेक्शन कंसिडर कर लिया। आई हैव कंसिडर्ड द सेक्शन एक्स, यहाँ पे मैंने एक्स सेक्शन कंसिडर कर लिया। सो वेट ऑफ द वाटर अबव द सेक्शन एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, किससे डिवाइड करवाएंगे, एरिया, किससे डिवाइड करोगे, कौन सा एरिया होगा, एरिया कौन सा होगा, एरिया कौन सा होगा, कौन सा एरिया होगा, ऑन विच दिस स्ट्रेस इज एक्टिंग। ये वो एरिया होगा जिस एरिया पे ये वाला वेट एक्ट कर रहा है, ये वो एरिया होगा जिस एरिया पे ये वाला एक्ट कर रहा है। सो एरिया ऑन विच, एरिया ऑन विच दिस दिस वेट इज एक्टिंग। सो एरिया ऑन विच दिस वेट इज एक्टिंग, वो एरिया जिस पर ये वेट क्या कर रहा है आपका, एक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट, उसको क्या बोलेंगे आप लोग, दैट इज सो वेट ऑफ द वाटर अबव द सेक्शन एक्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच दिस वेट इज एक्टिंग, इसको क्या बोलेंगे आप, पोर वाटर प्रेशर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, पोर वाटर प्रेशर कहेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अब आपके पास में ये आता है, नेक्स्ट पॉइंट अब आपके पास में ये आता है कि सर ये जो एरिया है, एरिया जो है जिस एरिया पर ये वेट एक्ट कर रहा है वो एरिया क्या होगा, ये जो एरिया है जिस एरिया पे वेट एक्ट कर रहा है वो एरिया क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप जस्ट यहाँ पे सॉइल में सेक्शन कंसिडर करोगे तो देखो जरा, लेट अस सपोज मैंने इस तरह से एक सेक्शन कंसिडर कर लिया सॉइल मास के अंदर, इस तरह से आपने एक सेक्शन कंसिडर करा सॉइल मास के अंदर, सपोज करो ये एक्स एक्स सेक्शन है, सपोज करो एक्स एक्स सेक्शन है। तो अगर ये एक्स एक्स सेक्शन है तो इस सेक्शन पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, इस सेक्शन पे आपको दिखाई देंगे सॉलिड्स, इस सेक्शन पे आपको दिखाई देंगे सॉलिड्स, सॉलिड्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, सॉलिड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे भी क्या है, इस तरह से सॉलिड्स होंगे, इसके नीचे भी क्या है, इस तरह से सॉलिड्स होंगे, सॉलिड्स होंगे, क्लियर है, ये सॉलिड्स होंगे सब लोग, ये सब सॉलिड्स हैं। सो ये सॉलिड्स के थ्रू भी फोर्स ट्रांसफर हो रहा होगा कुछ ना कुछ, इन सॉलिड्स के थ्रू भी कुछ ना कुछ फोर्स ट्रांसफर हो रहा होगा। वो जो स्ट्रेस इन सॉलिड्स के थ्रू ट्रांसफर होता है उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे आगे, ठीक है। जो स्ट्रेस इन सॉलिड्स के थ्रू ट्रांसफर होता है उसको मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। बाकी आप ये जस्ट ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इस एरिया की बात करो जस्ट, ये जो एरिया है आपके पास में, इस एरिया के बारे में आप बात करो। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, आप मुझे ये बताओ, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, दिस इज द एक्चुअल टोटल एरिया, ये क्या है, ये टोटल एरिया है इस सेक्शन का, ये क्या है, टोटल एरिया है इस सेक्शन का। अब ये जो एरिया है इस सेक्शन का, आप लोग खुद से देखना, इस एरिया को किस किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, इस एरिया का कुछ पार्ट तो इन सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इस एरिया का कुछ पार्ट तो इन सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, प्लस प्लस ये क्या है, आपने जो सॉइल सैंपल उठाया था, वो सॉइल सैंपल आपका फुली सैचुरेटेड कंडीशन में है, वो सॉइल सैंपल आपका फुली सैचुरेटेड कंडीशन में है। तो आप लोग ये बताओ, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इस सेक्शन का, ये वाला जो सेक्शन का इसका पोर्शन है, ये किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, क्या ये आपका वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखा है क्या, ये वाला पार्ट देखो, बोली चीज आई या नहीं आई समझ में, ये चीज क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे अब आपसे ये पूछूं कि ये जो टोटल एरिया है इस सेक्शन का, ये टोटल एरिया इस सेक्शन का किस किस चीज ने मिलकर ऑक्यूपाई कर रखा है, ये जो टोटल है इस सेक्शन का वो किस किस चीज ने मिलकर ऑक्यूपाई कर रखा है, वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखा है एंड आपका किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। सो द टोटल एरिया, ये तो टोटल एरिया है, द टोटल एरिया इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द वाटर, एंड एज वेल एज बाय द सॉलिड्स, ये दो लोग इसको मिलकर क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रखे हैं। तो मैं यहाँ से जो टोटल एरिया है, इस टोटल एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC प्लस AW लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट एज AC प्लस AW, हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC प्लस AW लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो AC है, ये जो AC की वैल्यू है, AC क्या है, दिस इज एक्चुअली द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्यूपाइड एरिया ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड
particles, area occupied by the solid particle, that is area occupied by the solid particle. and अगर आप यहाँ से AW की वैल्यू लिखोगे तो AW क्या है आपके पास में, AW क्या है, AW है आपके पास में एरिया occupied by pore वाटर, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पोर वाटर। तो यहाँ से आपको ये समझ में आता है, आपको यहाँ से ये चीज समझ में आ गई कि भाई होगा क्या, आपका AW क्या है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पोर वाटर। सो ए क्या होगा, ए टोटल किसके बराबर है, AC प्लस AW के बराबर है। यानी कि अगर आप इस सेक्शन को देखोगे ना, अगर आप इस सेक्शन को देखोगे तो इस सेक्शन का आपको टोटल एरिया कितना दिखाई दे रहा है, AC प्लस AW दिखाई दे रहा है। AC तो वो एरिया है जो कि सॉलिड पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो कि सॉलिड पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। एंड AW क्या है, AW वो एरिया है इस सेक्शन का जो कि आपके पोर वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो कि आपके पोर वाटर ने ऑक्यूपाई करेगा। जिसमें एक चीज पूछता हूँ, मैं जस्ट आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभी तक आप जो सेक्शन बना के दिखाते हो, आप अभी तक सेक्शन आपने पहले भी बनाए, एक्स एक्स सेक्शन आपने कई बार शो करा, बट पहले आपने देखा कि हमने सेक्शन को हम किस तरह से बना देते थे, आप इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन बना देते थे, आप इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन बना देते थे। ये क्या है, आपका एक्स एक्स सेक्शन है। तो मैं आपसे जस्ट ये पूछ रहा हूँ, अगर आप सॉइल मास के अंदर एक्चुअली कंसिडर करोगे, अगर आप सॉइल मास में एक्चुअली कंसिडर करोगे तो आपको सेक्शन क्या इस तरह से परफेक्टली हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा या कुछ इस तरह से कर्व सा दिखाई देगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे शो करके दिखाया है आपको। किस तरह का एक्चुअल सेक्शन आपको दिखाई देता होगा सॉइल मास में, कर्व वाला, यस। एक्चुअल सेक्शन कैसा दिखाई देता है आपको, एक्चुअल सेक्शन दिखाई देता है कर्व टाइप का। ये जो कर्व है ना यहाँ पे, बेसिकली इस टाइप से कर्व टाइप से आपको दिखाई देता है एक्चुअल सेक्शन। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा नहीं करोगे, कि सॉइल पार्टिकल ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे प्लेस्ड होंगे, ऊपर नीचे होंगे पूरे के पूरे। ठीक है, तो सेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, कर्व्ड होगा। और सेक्शन बनाते समय आप ऐसा नहीं करोगे कि सेक्शन को आप सॉलिड पार्टिकल के अंदर से लेके चले गए, ऐसा नहीं करोगे आप। सेक्शन बनाते समय आप ऐसा नहीं करोगे कि आप सेक्शन को सॉलिड पार्टिकल के अंदर से लेकर चले गए। अगर आप उसको उसके अंदर से लेके जा रहे हो, दैट मींस आपने सॉलिड का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, और आप सॉलिड का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करोगे। तो आप सेक्शन को बेसिकली, ये कर्व इस तरह का सेक्शन होता है एक्चुअल में आपके पास, कर्व जो होता है। बट हम क्या कर लेते हैं, हम उसको स्ट्रेट बना देते हैं, जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशंस। हम क्या बना देते हैं, उसको स्ट्रेट बना देते हैं आसानी के लिए से। बाकी एक्चुअली सेक्शन कैसा होता है, इस तरह से कर्व्ड होता है एक्चुअली सेक्शन जो है आपके पास में। क्लियर है, चलिए अब आगे डिस्कस कर रहे हैं। सो अब मेरे ख्याल से आपको AW की कहानी आई, AW की कहानी आपको समझ में आ गई कि भाई AW क्या है। AW के बारे में आपको बता दिया। बाकी आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर अबव द सेक्शन XX, दूसरा एरिया ऑन विच दिस वेट इज एक्टिंग। अब जस्ट इसको क्या करो, सॉल्व करो। बोलो वेट कितना होगा वाटर का, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर कितना होगा, वेट ऑफ वाटर कितना होगा आपके पास में, क्या होगी वेट ऑफ वाटर की वैल्यू। यस, एक ही तो कॉन्सेप्ट है, सिंपल भाई, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर, डिवाइडेड बाय एरिया। क्या लिखूं यहाँ पे मैं, एरिया क्या लिखना है आपको नीचे, एरिया क्या लिखोगे यहाँ पे, एरिया क्या होगा, एरिया होगा आपके पास में AW। यस, एरिया होगा कितना, AW, एरिया विल बी व्हाट, AW। अब इसको जस्ट सॉल्व करो, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, AW इंटू जेड। इस वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को लिखेंगे AW इंटू that will be AW into Z, और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय AW। और अगर यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसको तो AW से AW क्या हो गया, AW से AW हो गया आपका क्या, कैंसिल, AW से AW कैंसिल है। तो आगे चलते हैं, AW से AW कैंसिल हो गया। सो अगर ये कैंसिल हो गया तो मुझे ये बताओ, यहाँ से आपके पास में पोर वाटर प्रेशर, जो पोर वाटर प्रेशर है, क्या उस पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू, आपके पास में गामा डब्ल्यू इंटू जेड निकल कर आ गई क्या, यस, वैल्यू कितनी आ रही है, गामा डब्ल्यू इंटू ये यहाँ पे, हाँ ठीक है, वैल्यू आ रही है आपके पास में, क्या वैल्यू आ रही है आपके पास में, गामा डब्ल्यू इंटू जेड वैल्यू निकल कर आ रही है। सो द वैल्यू फॉर द पोर वाटर प्रेशर, जो वैल्यू आपके पास में निकल कर आई पोर वाटर प्रेशर की, दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी गामा डब्ल्यू इंटू जेड, दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी गामा डब्ल्यू इंटू जेड। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझते हैं, समझिएगा जरा। मैंने यहाँ पे आपको बताया भाई, पोर वाटर प्रेशर जो है U, इसकी वैल्यू आपके पास में निकल कर आ रही है कितना, गामा डब्ल्यू इंटू जेड, ये वैल्यू निकल कर आ रही है। क्या इस चीज को मैं रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू
जेड लिख सकता हूँ क्या? इसको हम रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू जेड लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और मुझे ये बताओ, इसको हमने रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू जेड लिख दिया। मुझे ये बताना, ये जो चीज आपने यहाँ पे लिखी है रो डब्ल्यू इंटू जेड, रो इंटू जी इंटू एच, क्या आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में यही चीज को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा था क्या? क्या आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में इसी चीज को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा था क्या? क्या यही था आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? यही था ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जिस चीज को आप वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे थे ना, जिस चीज को आप फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे थे, वही चीज को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वही सेम चीज को आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो? वही सेम चीज को आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो? पोर वाटर प्रेशर बोल रहे हैं जस्ट। सो वही सेम चीज को आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो? पोर वाटर प्रेशर बोल रहे हो। जिसको आप वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हो, वही सेम चीज को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पोर वाटर प्रेशर बोल रहे हैं। जस्ट इतना हमें यहाँ से समझ में आता है। सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये पॉइंट सभी को क्या है? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये सबको क्लियर है। नाउ अगर जस्ट मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पोर वाटर प्रेशर जो है आपके पास में यू, इसको आप क्या लिख सकते हो? दैट यू कैन बी रिटन एज द यूनिट वेट ओ, दैट कैन बी रिटन एज द यूनिट वेट ओ वाटर इनटू यूनिट वेट ऑफ द वाटर। अब मुझे ये बताओ, आप जस्ट मुझे आप ये बताओ, ये जो आपका जेड है यहाँ पे, ये जो जेड है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा रिलेशन, आपने रो इंटू जी इंटू एच, आपने वहां पे यही तो पढ़ा होगा, रो इंटू जी इंटू एच। मुझे ये बताओ, मुझे आप ये बताओ, ये जो एच होता है इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हेड। हेड, उस हेड का नाम क्या है? उस हेड का नाम क्या है? इसको डेटा मेट बोलते हैं। मीनाक्षी, इसको डेटा मेट बोलते हैं। यस, इसको प्रेशर हेड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर हेड। इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ प्रेशर हेड। इसको कहा जाता है प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर हेड। इसको प्रेशर हेड कहा जाता है। दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज अ प्रेशर हेड। सो आपके पास अगर पोर वाटर प्रेशर का आप रिलेशन देखोगे उठा के, सो जो रिलेशन आ रहा है आपके पास में निकल के, रिलेशन कितना आ रहा है? यू पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू द प्रेशर हेड। दैट इज यूनिट वेट ऑफ द वाटर इनटू द प्रेशर हेड। आपकी प्रेशर हेड क्या बताता है आपको? ये प्रेशर हेड आपको एक्चुअली में बता क्या आ रहा है? प्रेशर हेड क्या मतलब है? प्रेशर हेड का, प्रेशर हेड का मतलब क्या है? प्रेशर हेड का मतलब क्या है? प्रेशर हेड का मतलब क्या है? प्रेशर हेड का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट सब्जेक्ट हुआ है आपका। अरे, कितनी हाइट पे प्रेशर लग रहा है? कितनी हाइट पे प्रेशर लग रहा है? कितनी हाइट पे प्रेशर लग रहा है? या फिर आप ये बोल दो, कितनी हाइट के वाटर के वेट की वजह से प्रेशर लग रहा है? कितनी हाइट के वाटर के वेट की वजह से प्रेशर लग रहा है? ये भी तो बोल सकते हैं। क्या ये बोल सकते हैं अजीत हम, कि कितनी हाइट के वेट, कितनी हाइट के वाटर के वेट की वजह से प्रेशर लग रहा है? अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे इस वाले डायग्राम में, देखो जरा, ये है आपके पास में जेड, ये जेड है, ये जेड है। क्या इतनी हाइट में जो वाटर आपका प्रेजेंट है, क्या इतनी हाइट में जो वाटर का वेट आपका प्रेजेंट है, क्या इतनी हाइट के वाटर के वेट की वजह से तो प्रेशर लग रहा है? इस हाइट में जो आपका वाटर प्रेजेंट है, जेड हाइट में जो आपका वाटर प्रेजेंट है, क्या इस हाइट के वाटर के वेट की वजह से ही तो प्रेशर लग रहा है? बोलो, लग रहा है क्या? इसी हाइट के वाटर के वेट की वजह से तो प्रेशर लग रहा है ना। सो आपने क्या करा, आपने क्या करा, सिंपल उस हाइट को जिस हाइट के वाटर के वेट की वजह से प्रेशर लग रहा है, जिस हाइट के वाटर के वेट की वजह से प्रेशर लग रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ में? उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने उसकी यूनिट वेट के साथ में, वाटर की यूनिट वेट के साथ में। आपको क्या मिल जाएगा? पोर वाटर प्रेशर मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? पोर वाटर प्रेशर मिल जाएगा। सिंपल पॉइंट ये है। सिंपल पॉइंट ये। अब जस्ट मैं आपसे ये पूछता हूँ, जस्ट मैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो पोर वाटर प्रेशर है, जो पोर वाटर प्रेशर है, वो आपको समझ में आया है क्या भाई? प्रेशर हेड इनटू यूनिट वेट ऑफ द वाटर है। बट अब ये प्रेशर हेड जो है, इस प्रेशर हेड को पता कैसे करते हैं? हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द प्रेशर हेड? इसको डिटरमाइन कैसे करा जाता है? इसको डिटरमाइन कैसे करा जाता है? विद द हेल्प ऑफ द पीजोमीटर। ये चीज आपको पता है, ये भी चीज आपको पता है कि विद द हेल्प ऑफ द पीजोमीटर आप इस चीज को डिटरमाइन करते हो। विद द हेल्प ऑफ द पीजोमीटर क्या होता है? इस चीज को डिटरमाइन करा जाता है, प्रेशर हेड को डिटरमाइन करा जाता है। ये चीज आपको पता है। नाउ मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस भी पॉइंट पे आपको प्रेशर हेड बताना है, जिस भी पॉइंट पे आपको प्रेशर हेड बताना है, उस पॉइंट पे आप क्या इंसर्ट करोगे? जिस भी पॉइंट पे आपको प्रेशर हेड बताना है, उस पॉइंट पे आप क्या इंसर्ट करोगे?
पीजोमीटर इंसर्ट करोगे, जिस भी पॉइंट पे आपको प्रेशर हेड की वैल्यू बतानी है आप उस पॉइंट पे पीजोमीटर इंसर्ट करोगे। आप उस पॉइंट पे पीजोमीटर इंसर्ट करोगे, जब आप उस पॉइंट पे पीजोमीटर इंसर्ट करोगे, जब आप उस पॉइंट पे पीजोमीटर इंसर्ट करोगे तो होगा क्या, होगा क्या, उस पीजोमीटर के अंदर इनसाइड दैट पर्टिकुलर पीजोमीटर वाटर का लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। उस पीजोमीटर के अंदर वाटर का लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। इनसाइड दैट पीजोमीटर वाटर का लेवल राइज करेगा। एंड वाटर का लेवल कहां तक राइज करेगा, वाटर का लेवल कहां तक राइज करेगा, जितनी हाइट ऊपर तक उस पॉइंट से वाटर अवेलेबल है, जितनी हाइट उस ऊपर तक उस पॉइंट से ऊपर वाटर अवेलेबल है, ऐसे बोल दें कि जितना हाइट ऊपर तक उस पॉइंट से, जितना हाइट ऊपर तक उस पॉइंट से ऊपर वाटर अवेलेबल है वहां तक राइज करेगा। बोलो ये चीज क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो जस्ट मैं अगर यहाँ पे, मैं अगर इसके केस में बात करूंगा, अगर मैं इसके केस में बात करूंगा तो इसके केस में क्या होगा, आपने क्या किया यहाँ पे, आपने यहाँ पे एक पीजोमीटर इंसर्ट करवाया, आपने यहाँ पर एक पीजोमीटर इंसर्ट करवाया, यू हैव इंसर्टेड अ पीजोमीटर, यहाँ पे आपने एक पीजोमीटर इंसर्ट करवाया। ये पीजोमीटर जब आपने यहाँ पे इंसर्ट कराया तो इस पीजोमीटर में क्या होगा, वाटर लेवल राइज करेगा, इस पीजोमीटर में वाटर लेवल राइज करेगा। दैट इज एक्चुअली पीजोमीटर। ये क्या है, आपके पास में पीजोमीटर है, ये इसके अंदर वाटर का लेवल राइज करा, वाटर का लेवल राइज करा। ये क्या है, इसके अंदर वाटर लेवल राइज करा, ये इसके अंदर क्या करेगा, वाटर का लेवल राइज करेगा। ये राइज हुआ वाटर लेवल, एंड ये कितनी हाइट तक राइज करेगा, द हाइट विल बी व्हाट, दैट हाइट विल बी, दैट हाइट विल बी जेड हाइट, जेड हाइट। तो ये क्या है आपके पास में, दिस इज पीजियोमीटर। ये है आपके पास में पीजियोमीटर, ये है आपके पास में क्या, दिस इज पीजियोमीटर, ये पीजियोमीटर है आपके पास में। क्लियर है? ये क्या है, पीजियोमीटर है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई पीजियोमीटर क्या है। पीजियोमीटर से आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिल जाएगी जेड क्या है एक तरह से आपके पास में, दिस इज द वैल्यू फॉर द प्रेशर हेड, दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्रेशर हेड। ये किसकी वैल्यू है आपके पास में, दिस इज पर्टिकुलर द वैल्यू ऑफ द प्रेशर हेड। सो यहाँ से ये कुछ बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गए पोर वाटर प्रेशर से रिलेटेड, कि भाई इसको पोर वाटर प्रेशर है क्या आपके पास में। ठीक है, आपको ये समझ में आया, आपको ये भी पॉइंट समझ में आया कि भाई इसको न्यूट्रल स्ट्रेस क्यों कहा जाता है, आपको ये भी चीज समझ में आया कि इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पोर वाटर प्रेशर। अब इसमें जस्ट कुछ पॉइंट मेंशन करेंगे हम लोग, कुछ पॉइंट मेंशन कर लो इसमें। ठीक है, कुछ पॉइंट मेंशन करो इसमें जस्ट। ए क्या था यहाँ पे, आपको एक सेकेंड, यस ए एरिया, हाँ बिल्कुल ये भी है। ए एरिया भी आपको लिखवा दिया मैंने, एरिया ऑक्यूपाई, ए क्या था आपके पास में, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया था ना। ये क्या था, टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये टोटल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है ऑन विच स्ट्रेस इज एक्टिंग, ऑन विच स्ट्रेस इज एक्टिंग। अब इसमें कुछ पॉइंट मेंशन कर लो आप लोग, इसमें कुछ पॉइंट मेंशन करिएगा, लिखो जरा पॉइंट्स लिखो, वन बाय वन पॉइंट लिखो सारे। लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, नोट करके लिखना है, द स्ट्रेस विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड, द स्ट्रेस विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड, the stress which is being transferred due to poor water, due to poor fluid, yes, the stress which is being transferred due to poor fluid, the stress which is being transferred due to poor fluid, stress which is being transferred due to poor fluid is called pore water pressure, is called pore water pressure। the stress which is being transferred due to poor fluid is called pore water pressure। इसको क्या बोलते हैं, pore water pressure कहते हैं। that is called as a pore water pressure, इसको कहेंगे pore water pressure। that is called as a pore water pressure। इसको pore, next point लिखो, next, that is called as pore water pressure। next लिखो, it is also called, it is also called neutral stresses, it is also called neutral stresses, it is also called neutral stresses, it is also called neutral stresses because it acts all around the soil particles, 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 and does not force the soil solids,
and does not force the soil solids and does not force the soil solids 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 to come into to come into to come into a closer state of contact and does not force the soil solids to come into does not force the soil solids to come into ओके रिपीट कर रहा हूं मैं क्या बोला मैंने दूसरा पॉइंट बोला है आपको कि भाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रल स्ट्रेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रल स्ट्रेस बिकॉज it acts all around the soil particles because it acts all around the soil particles and does not forces and does not forces and does not forces the soil solids to come does not forces the soil solids to come does not forces the soil solids to come into does not forces the soil solids to come into a closer state of contact and does not forces the soil solids to come into a closer state of contact into a closer state of contact. ये लिखिए सबने, क्लियर है पॉइंट? ओके, सो ये पॉइंट क्लियर है सभी को? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर है सबको? चलिए, सो नोट कर लिया सबने ना? सबने नोट कर लिया ये वाला पॉइंट। अब लिखो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट नेक्स्ट देखते हैं। मुझे आप बताना जरा, ये है केस, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है आपके पास में, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, ये है जेड, दिस इज जेड, ये क्या है आपके पास में? जेड है, एंड ये क्या है आपके पास में? एक सेक्शन कंसिडर करा आपने, यू हैव कंसिडर्ड अ सेक्शन, एक सेक्शन आपने कंसिडर करा, ठीक है, ये एक सेक्शन आपने कंसिडर किया है। इसको एक काम करो, इसको मिटाओ जरा, इसको मिटाओ, यहाँ तक लेकर आओ पूरा ना। ये जेड है एंड दिस इज Z1, ये क्या है आपके पास में? Z1 है। ये क्या है आपके पास में? Z1 है। दिस इज दी वाटर टेबल, ये क्या है आपके पास में? वाटर टेबल है। ये क्या है आपके पास में? वाटर टेबल है। दिस इज वाटर टेबल। आप लोग मुझे ये बताओ, ये सेक्शन को मान लो आप वाई वाई मान लो, इस सेक्शन को मान लो वाई वाई मान लो, एंड इसको मान लो आप लोग एक्स एक्स मान लो, इसको मान लो एक्स एक्स मान लो, सेक्शन एक्स एक्स। अब मुझे ये बताओ जस्ट, यू वाई वाई की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ द यू वाई वाई? gamma w into, yes, gamma w into z1, gamma w into z1, the value will be gamma w into z1। सो सभी को क्लियर है? सबको क्लियर है चीज? सो क्या वैल्यू होगी? वैल्यू होगी आपके पास में, सिंपली वैल्यू रहेगी आपके पास में गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड, गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड, गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड होगा एट वाई वाई, गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड एट वाई वाई, यू वाई वाई विल बी इक्वल टू व्हाट? यू वाई वाई विल बी इक्वल टू व्हाट? गामा डब्ल्यू इंटू z1, it will be gamma w into z1। सो ये वैल्यू आ गई आपके पास में गामा w into z1। बाकी आपको एक्स एक्स सेक्शन पे निकालना है तो क्या हो जाएगा? सिंपली क्या करना है आपको? जस्ट यहाँ पे एक पीजोमीटर इंसर्ट करवाना है, यहाँ पे क्या करवाना है? जस्ट एक पीजोमीटर इंसर्ट करवाना है। इस पीजोमीटर में क्या करेगा? लेवल राइज करेगा, लेवल राइज करेगा अप टू द हाइट ऑफ z1 हाइट तक। और मुझे बता दो जस्ट
कि एक्स एक्स सेक्शन पे प्रेशर हेड कितना होगा, एक्स एक्स सेक्शन पे प्रेशर हेड कितना है, सिंपली जेड है। यस, क्लियर है सबको ये चीज। सो एक्स एक्स सेक्शन पे प्रेशर हेड कितना है, सिंपली जेड है, जेड है आपके पास में अवेलेबल। चलिए, सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर के बारे में जो भी पॉइंट्स आपके थे वो आपने डिस्कस कर लिए हैं कि भाई कैसे डिटरमाइन करना है, ये पॉइंट आपके पास में हो गया, टोटल स्ट्रेस आपके पास में निकल कर आ चुका है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आता है आपके पास में थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट अब आपके पास में निकल के आएगा। नाउ अब आपको क्या करना है, नाउ आपके पास में है थर्ड कंपोनेंट है। अच्छा, जस्ट मैं आपसे ये पूछूं कि भाई टोटल स्ट्रेस फॉर्मूला सेम था, टोटल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम था, गामा इंटू जेड, गामा इंटू जेड ही तो होता था फॉर्मूला वहां पे भी। किसी भी सेक्शन पे आप टोटल स्ट्रेस निकालना चाहते हो, किसी भी सेक्शन पे आप टोटल स्ट्रेस निकालना चाहते हो, किसी भी सेक्शन पे आप टोटल स्ट्रेस निकालना चाहते हो, उस सेक्शन से ऊपर, उस सेक्शन से ऊपर जो भी मटेरियल था, उस सेक्शन से ऊपर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, उस मटेरियल का यूनिट वेट, उस मटेरियल का यूनिट वेट मल्टीप्लाई कर लो किससे, कितनी डेप्थ में वो वाला यूनिट वेट एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी डेप्थ में वो वाला यूनिट वेट एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ में बस। अगर लेयर्ड सॉइल सिस्टम है, लेयर्ड सॉइल सिस्टम है, Z1 डेप्थ में कोई दूसरा यूनिट वेट है, Z2 डेप्थ में कोई दूसरा यूनिट वेट है, Z3 डेप्थ में कोई दूसरा यूनिट वेट है, उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया कल की कैसे कैलकुलेशन करनी है। कल आपको 3-4 केसेस कवर इसीलिए करवाए कि आपके पास लेयर वाले केसेस भी आ गए कि भाई Z1 डेप्थ में तो ड्राई सॉइल है, Z2 डेप्थ में सैचुरेटेड सॉइल आ गई, तो वो सारे केसेस भी आपने कल कवर कर दिए, वो सारे केसेस भी आपने कल कवर कर दिए थे। चलिए, अब नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, पोर वाटर प्रेशर के बारे में। मैंने आपको बताया पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, इसको न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहते हैं, क्या है कैसे है वो सारी चीज आपके पास में आ गई है। डिटरमाइन कैसे करेंगे, यूनिट वेट ऑफ द वाटर इनटू प्रेशर हेड। किसी भी सेक्शन पे आपको पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू बतानी है, यूनिट वेट ऑफ द वाटर इनटू द वैल्यू ऑफ द प्रेशर हेड। प्रेशर हेड कैसे डिटरमाइन करोगे, हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द प्रेशर हेड, हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द प्रेशर हेड, सिंपली पीजोमीटर लगाया, पीजोमीटर लगाया, जिस भी सेक्शन पे आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना था, जिस भी सेक्शन पे आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना था, जिस भी सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर निकालना था, उसी सेक्शन पे, उसी सेक्शन पे, उसी सेक्शन पे आप क्या करोगे, उसी सेक्शन पे आप क्या करोगे, पीजोमीटर लगाओगे, पीजोमीटर लगाओगे, उस पीजोमीटर में क्या करेगा, वाटर लेवल राइज करेगा, उस पीजोमीटर में क्या करेगा, वाटर लेवल राइज करेगा। नाउ उस पीजोमीटर में वाटर लेवल कहां तक राइज करेगा, वाटर लेवल राइज करेगा अप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां से उससे ऊपर तक, जहां से ऊपर उससे ऊपर तक फ्री वाटर लेवल प्रेजेंट है, फ्री वाटर लेवल प्रेजेंट है, फ्री वाटर लेवल प्रेजेंट है। और ये बोलने का मतलब क्या है, एक तरह से आपका ग्राउंड वाटर टेबल जहां तक उससे ऊपर प्रेजेंट है। मैं आपसे ये बोला, मैंने आपसे ये बोला कि भाई वाटर टेबल जहां तक, उससे ऊपर जहां तक भी आपका वाटर का लेवल प्रेजेंट है, उससे ऊपर जहां तक भी आपका वाटर का लेवल प्रेजेंट है, वाटर लेवल कहां तक प्रेजेंट है, जहां पे उससे ऊपर वाटर टेबल आपकी मार्क कर रही है। सो वाटर टेबल जहां से उससे ऊपर जहां पे वाटर टेबल मार्क कर रही है आपको, वहीं तक क्या करेगा, वाटर का लेवल राइज करेगा, वाटर का लेवल उसी पर्टिकुलर हाइट तक क्या करेगा, राइज करेगा। क्लियर है, उसी पर्टिकुलर हाइट तक राइज करेगा वाटर का लेवल। सो अगर जस्ट यहाँ पे आप पीजोमीटर लगाओगे, एक्स एक्स सेक्शन पे अगर आप पीजोमीटर लगाओगे, सो एक्स एक्स सेक्शन पे क्या होगा, द वाटर विल राइज, द वाटर विल राइज अप टू द हाइट ऑफ द, अप टू द हाइट ऑफ जेड, अप टू द हाइट ऑफ द जेड, अप टू द हाइट ऑफ द जेड। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके पास में जो है अब डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंपोनेंट। सो द थर्ड ऑफ द कंपोनेंट जो आपके पास में है, थर्ड ऑफ द कंपोनेंट जो आपके पास में है, थर्ड कंपोनेंट है आपके पास में क्या, थर्ड कंपोनेंट है आपके पास में अफेक्टिव स्ट्रेसेस, अफेक्टिव, अफेक्टिव स्ट्रेस इसी को बोलते हैं क्या, इसको इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस भी कहा जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरग्रेनुलर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सिग्मा बार या फिर सिग्मा डैश, सिग्मा बार या फिर सिग्मा डैश, ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका। दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू। अब देखो जरा इसमें क्या है, देखिएगा जरा, जस्ट इसमें बात करते हैं अब क्या होगा। अब जस्ट एक काम करो, इसकी डेफिनेशन उठाओ, चलो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगी चीज। एक डायग्राम बनाते हैं, लेट अस सपोज ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम, मैंने एक सॉइल कंसिडर करी इस तरह से, यू आर कंसिडरिंग अ सॉइल मास, यस, इस तरह से आपने एक सॉइल कंसिडर कर ली। ये सब क्या है यहाँ पे, सॉलिड्स हैं, ये सब क्या है यहाँ पे, सॉलिड्स हैं, दीज ऑल आर द सॉलिड पार्टिकल्स, ये सब क्या है आपके पास में, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये सब हैं सॉलिड पार्टिकल्स। अब देखो जरा, देखना जरा, ये सब आपके पास में क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं।
अब देखो जरा यहाँ पे आप एक बात देखना, जरा यहाँ पर आप एक बात देखना कि नेक्स्ट क्या है आपके पास में कि भाई लेट अस सपोज मैं ये केस कंसिडर कर रहा हूँ, लेट अस सपोज इसके ऊपर जो टोटल बेसिकली वेट एक्ट कर रहा है, तो टोटल जो मैंने जो टोटल वेट एक तरह से कंसिडर करा है, लेट अस सपोज इसके ऊपर टोटल एक्ट कर रहा है कितना, पी फोर्स एक्ट कर रहा है, पी फोर्स इसके ऊपर टोटल एक्ट कर रहा है, पी फोर्स इसके ऊपर टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है, फिर आप ये बोल दो कि टोटल वेट एक्ट कर रहा है कितना, पी एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, पी एक्ट कर रहा है इस सॉइल मास के ऊपर। अब होगा क्या, ये वो टोटल जो पी क्या है, ये एक तरह से टोटल लोड है। ये क्या है एक तरह से, ये दिस पी इज द, इसको मैं क्या कर रहा हूँ साइड में लिख लेता हूँ, पी क्या है एक तरह से, ये पी है आपके पास में एक तरह से टोटल फोर्स, टोटल फोर्स जो कि ट्रांसमिट हो रहा है इस सॉइल मास में से। लेट अस सपोज ये सॉइल मास है आपके पास में, इस सॉइल मास में से मैंने जस्ट अज्यूम कर लिया, लेट अस सपोज इस सॉइल मास में से टोटल फोर्स कितना ट्रांसफर हो रहा है, टोटल फोर्स ट्रांसफर हो रहा है पी फोर्स। अब ये जो टोटल फोर्स है पी फोर्स, ये जो टोटल फोर्स है पी फोर्स जो इस सॉइल मास में से ट्रांसफर हो रहा है, वो टोटल फोर्स किस किस की वजह से रहा होगा, दैट टोटल फोर्स इज बिकॉज ऑफ द सॉलिड्स एंड दैट टोटल फोर्स इज बिकॉज ऑफ द वाटर। ये चीज आई समझ में? अभी आपको बताया था टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस के बारे में आपको बताया था, टोटल स्ट्रेस किस किस की वजह से होता है, टोटल स्ट्रेस होता है आपका एक तो सॉलिड्स की वजह से और दूसरा किसकी वजह से था, वाटर की वजह से था। तो मैंने ये टोटल लोड यहाँ पे कंसिडर कर रखा है, आप इसको स्ट्रेस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, आप डिवाइड करा लो उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से, आप इसको टोटल स्ट्रेस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे लोड के टर्म में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लोड के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ये जो टोटल लोड है, ये जो टोटल फोर्स है, आप इसको टोटल स्ट्रेस के टर्म्स में लिखना चाहो लिख सकते हो, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर लो। सो लेट अस सपोज जो टोटल फोर्स, जो टोटल लोड यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है इस सॉइल मास में, दैट इज व्हाट पी। अब जो टोटल फोर्स होगा, जो टोटल फोर्स होगा, दैट टोटल फोर्स बेसिकली किस किस की वजह से होता है, टोटल फोर्स किस किस की वजह से होता है, दैट टोटल फोर्स किस किस की वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाटर एंड द सॉलिड्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाटर एंड द सॉलिड, वो होता है आपका वाटर की वजह से एंड द सॉलिड्स की वजह से। अब वाटर की वजह से जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, वाटर की वजह से, अब मैं देखो टोटल फोर्स मैंने आपको दिखाया पी, टोटल फोर्स होता है किसकी वजह से है, सॉलिड्स की वजह से होता है एंड वाटर की वजह से होता है। वाटर की वजह से जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है उसको आप सेपरेटली डील कर चुके, वाटर की वजह से जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है उसको आप सेपरेटली डील कर चुके क्या, वाटर की वजह से जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है उसको आप सेपरेटली डील कर चुके न्यूट्रल स्ट्रेस में, पोर वाटर प्रेशर में, है ना। तो ये जो फोर्स का कंपोनेंट है, अब ये जो फोर्स का कंपोनेंट आपके पास में बचा, देखो वाटर की वजह से जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा था वो तो आप ऑलरेडी डील कर चुके। तो यहाँ पे आप एक बात देखना कि जो फोर्स का कंपोनेंट बचा अब आपके पास, वो कंपोनेंट बचा जो कि एक्चुअली ट्रांसफर हो रहा है किसकी वजह से, इन सॉलिड्स की वजह से, जो कि ट्रांसफर हो रहा है किसकी वजह से, इन सॉलिड्स की वजह से। ये सॉलिड्स भी तो क्या करवा रहे हैं, फोर्सेस ट्रांसफर करवा रहे हैं ना, ये सॉलिड्स भी क्या करवा रहे हैं, फोर्सेस ट्रांसफर करवा रहे हैं। वाटर वाला कंपोनेंट तो आप ऑलरेडी देख चुके। तो जो कंपोनेंट बचा, वो कंपोनेंट बचा दैट फोर्स एक्चुअली व्हिच इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन द सॉइल मास बाय द सॉलिड्स, व्हिच इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन द सॉइल मास बाय द सॉलिड्स, जो कि सॉलिड्स के थ्रू बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है, जो कि ग्रेन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ग्रेन का मतलब होता है सॉलिड, एक तरह से ग्रेन का मतलब है सॉलिड पार्टिकल्स। सो ग्रेन टू ग्रेन से जो फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, ग्रेन टू वो टोटल स्ट्रेस का वो कंपोनेंट, टोटल फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि सॉइल मास में ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ग्रेन टू ग्रेन, फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड, दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द अफेक्टिव स्ट्रेस। उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड द अफेक्टिव स्ट्रेस। अब जस्ट यहाँ पे इसका नाम उठा के देखो, इसका नाम क्या है, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस, इसका नाम है इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। इंटर का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है बीच में, बीच में, और ग्रेनुलर का मतलब होता है ग्रेन्स। ग्रेन बोलने का मतलब क्या है, एक तरह से पार्टिकल्स है। ग्रेन बोलने का मतलब क्या है, एक तरह से क्या है, पार्टिकल्स है। ग्रेन मीन्स पार्टिकल्स, ग्रेन मीन्स पार्टिकल्स। सो वो स्ट्रेस, वो टोटल स्ट्रेस का वो पार्ट, वो कंपोनेंट जो कि ट्रांसफर हो रहा है सॉइल मास में फ्रॉम द ग्रेन टू ग्रेन, ग्रेन टू ग्रेन के थ्रू जो स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है, फिर पार्टिकल टू पार्टिकल जो स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज अफेक्टिव स्ट्रेस। मुझे सब लोग बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, ये चीज सभी को क्लियर हो गई क्या, बोलो। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, बताइए ये पॉइंट सभी को क्लियर है क्या, सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है कि क्या है अफेक्टिव स्ट्रेस एक तरह से। अभी बहुत सिग्निफिकेंस है इस टर्म का, ये टर्म इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है आपके लिए, पूरी की पूरी जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती है ना सॉइल की, सब इस पे डिपेंड करती है इफेक्टिव स्ट्रेस में, सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसी पे डिपेंड करती है। तो सब लोग मुझे बता दो एक बारी कि सभी को ये डेफिनेशन क्लियर हो गया कि क्या होता है एक्चुअल में।
चलिए अब जस्ट ये पॉइंट तो क्लियर है सबको। अब जस्ट एक बात समझना आप लोग, जस्ट एक बात समझना आप लोग कि भाई आप ये देखो जरा, आप ये देखो, हमने न्यूट्रल स्ट्रेस की बात करी, न्यूट्रल स्ट्रेस की हमने बात करी। न्यूट्रल स्ट्रेस क्या किसी तरह की कोई सॉइल की स्टेट में चेंज ला रहा था क्या? न्यूट्रल स्ट्रेस का किसी तरह की कोई सॉइल की स्टेट में चेंज ला रहा था? कोई चेंज नहीं था। देयर वाज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द सॉइल मास, इसीलिए हम उसको क्या बोलते थे? न्यूट्रल स्ट्रेस बोलते थे। बट आप एक बात समझना, आप एक बात समझना, अगर आप इस सॉलिड की वजह से स्ट्रेस को देखोगे, क्या ये जो सॉलिड की वजह से जो स्ट्रेस लग रहा है, क्या जो सॉलिड्स के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा है स्ट्रेस, जो पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टेक्ट से जो स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है, सॉलिड से जो स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है, क्या ये भी हर डायरेक्शन में इक्वली लग रहा होगा? क्या ये भी हर डायरेक्शन में इक्वली लगेगा? नहीं, ये हर डायरेक्शन में इक्वली नहीं लगेगा। इट विल नॉट बी एक्टिंग इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। ये इक्वली नहीं लगेगा हर एक डायरेक्शन में। अब मुझे आप एक बात बताओ जस्ट, अब मुझे आप एक बात बताओ जस्ट, ये सेक्शन है एक्स एक्स, ये सेक्शन है आपके पास में एक्स एक्स सेक्शन है। ऊपर से इस तरह से ऊपर वाले जो सॉलिड्स हैं, आप समझना जस्ट बात को, ये जो ऊपर वाली लेयर में जो सॉलिड्स हैं, इन ऊपर वाली लेयर के सॉलिड्स ने नीचे वाले जो लेयर हैं इनके सॉलिड्स पे स्ट्रेस ट्रांसफर करवाया। इन पे स्ट्रेस ट्रांसफर कराया मतलब ऊपर वाले सॉलिड्स ने नीचे वाले सॉलिड्स को दबा दिया। फिर ऊपर के जो दो लेयर के सॉलिड्स हैं, ऊपर के जो दो लेयर के सॉलिड्स हैं, उन दो लेयर के सॉलिड्स ने इस वाली लेयर को, तीसरे वाली लेयर को क्या करा? तीसरे वाली लेयर के सॉलिड्स को दबा दिया। कैसे? इन पे स्ट्रेस ट्रांसफर करा के। स्ट्रेस ट्रांसफर करने का मतलब है दबाना, दबा रहे हो आप उसको, पार्टिकल्स को, ठीक है? इनको दबा दिया। फिर ऊपर के तीन लेयर के जो पार्टिकल्स हैं, इन तीन लेयर के पार्टिकल्स ने मिलके लास्ट वाले पार्टिकल को क्या कर दिया? दबा दिया, इनको दबा दिया। तो मुझे ये बताओ, जब ये ऊपर वाले पार्टिकल इनको दबा रहे हैं, बिल्कुल, जब ये उनको दबा रहे हैं, जब ये उनको दबा रहे हैं, तो क्या आप ये कह सकते हो, क्या आप ये कह सकते हो कि ये जो है बेसिकली, ये जो है, ये क्या पार्टिकल्स को पास पास लाने की कोशिश कर रहा है क्या? भाई नीचे से ऐसे अज्यूम करो, नीचे से तो सेक्शन फिक्स है, नीचे से सेक्शन फिक्स है, एक्स एक्स फिक्स है नीचे से, और ऊपर से ऊपर वाले पार्टिकल उनको दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। तो अगर ये उनको दबा रहे हैं, तो मुझे ये बताओ, ये बेसिकली दबा रहे हैं पार्टिकल को दबा रहे हैं, बोलने का मतलब क्या है? क्या ये पार्टिकल को पास पास लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये पार्टिकल को पास पास लाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ये पार्टिकल को पास पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये पार्टिकल को पास पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या ये मतलब है कि ये सॉइल की स्टेट चेंज कर रहे हैं? इसका क्या ये मतलब है कि ये सॉइल की स्टेट चेंज कर रहे हैं? ये सॉइल की स्टेट चेंज कर रहे हैं। और स्टेट चेंज करने का बोलने का मतलब क्या है? ये बढ़ने से सॉइल में लूजनेस बढ़ रही है, डेंसनेस बढ़ रही है? ये बढ़ने से, ऊपर का प्रेशर बढ़ने से सॉइल में लूजनेस बढ़ रही है, डेंसनेस बढ़ रही है? डेंसनेस बढ़ रही है। अगर सॉइल में डेंसनेस बढ़ रही है, अगर सॉइल में डेंसनेस बढ़ रही है, तो मुझे ये बताओ वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी का क्या हो रहा होगा? वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी का क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी अगर डिक्रीज होगा, तो मुझे ये बताओ परमेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? परमेबिलिटी का क्या हो रहा होगा? परमेबिलिटी डिक्रीज होगी। परमेबिलिटी का क्या होगा? डिक्रीज होगा। मुझे ये बताओ लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड शियर स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड शियर स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सो आया समझ में आपको इसका सिग्निफिकेंस? आया समझ में? ये क्या कर रहा है? ये सॉइल की स्टेट चेंज करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज एक्चुअली ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ द सॉइल मास, दैट इज एक्चुअली ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ द सॉइल मास। इसका सिग्निफिकेंस आया नहीं आया समझ में? अफेक्टिव स्ट्रेसेस का क्या सिग्निफिकेंस है? और सॉइल की जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है ना, सब इसी पे डिपेंड करती हैं, इसी पे डिपेंड करती हैं सब। क्लियर है? चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट हम इसमें मेंशन करेंगे। सम ऑफ द पॉइंट्स वी विल बी मेंशनिंग। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि बेसिकली भाई होता क्या है, टोटल स्ट्रेस आपके पास में होता था सिग्मा बार प्लस यू। यू को आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, यू को आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जो वाटर की वजह से ट्रांसफर हो रहा है। सॉलिड का बचा हुआ था, सॉलिड वाला पार्ट बचा हुआ था, इस पार्ट को आपने यहाँ पे देख लिया, इस पार्ट को आपने यहाँ पे देख लिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा बार इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा माइनस यू। सिग्मा बार इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा माइनस यू। ये भी आप इसको लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू व्हाट? अफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू द टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होगा। लिखो इसमें पॉइंट, लिखो कुछ एक दो पॉइंट मेंशन करो, एक दो पॉइंट मेंशन करो इसमें, एक दो पॉइंट मेंशन करो, लिखो। These are the stresses, these are the stresses, these are the stresses, these are the stresses which are being transferred,
These are the stresses which are being transferred. These are the stresses which are being transferred in the soil mass. In the soil mass, these are the stresses which are being transferred in the soil mass. So these are the stresses which are being transferred in the soil mass. In the soil mass, which are being transferred in the soil mass by grain to grain contact, which are being transferred in the soil mass by grain to grain contact. जो कि ट्रांसफर हो रहा है कैसे? बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से, जो कि ट्रांसफर हो रहा है बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. सो फर्स्ट पॉइंट हुआ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट, पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टेक्ट की तो स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहे हैं. ऊपर वाले पार्टिकल ने नीचे वाले पार्टिकल को करे, नीचे वालों ने उससे नीचे पार्टिकल को ट्रांसफर करे. कैसे? कॉन्टेक्ट पे, जहां पे उनका कॉन्टेक्ट हुआ. विच आर बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट. ठीक है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से जो स्ट्रेसेस ट्रांसफर हो. नेक्स्ट लिखो, इंक्रीज इन अफेक्टिव स्ट्रेसेस, इंक्रीज इन अफेक्टिव स्ट्रेसेस, increase in affective stresses causes, increase in affective stresses causes increase in affective stresses causes particles to pack more closely, causes particles to pack more closely, causes particles to pack more closely, causes particles to pack more, particles to pack, PACK, pack more closely, causes particles to pack more closely. Hence decreases the void ratio, hence decreases the void ratio, hence decreases the void ratio, decreases the void ratio, decreases the void ratio. compressibility बढ़ेगी कम होगी? compressibility बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी बिल्कुल. decreases the void ratio, compressibility, compressibility. सो क्या लिखा आपने? decreases the void ratio, compressibility, permeability. permeability को आगे डिफाइन करेंगे हम. permeability क्या होता है उसको देखेंगे आगे. permeability and increases the अब बात करें increases the shear strength, increases the shear strength and compressibility, sorry, and increases the shear strength and degree of denseness, increases the shear strength and degree of denseness, increases the shear strength and degree of denseness. So क्या लिखा आपने? void ratio डिक्रीज हो रहा है, permeability डिक्रीज हो रही है, compressibility भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन shear strength एंड डिग्री ऑफ डेंसनेस बढ़ रहे हैं. shear strength एंड डिग्री ऑफ डेंसनेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं. बता दीजिए एक बारी, सभी को ये पॉइंट क्लियर है क्या? ओके, सो सबको ये वाला पॉइंट जो है, सबको ये पॉइंट क्लियर है, सबको ये पॉइंट जो है क्लियर है. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. ये सभी को पॉइंट क्या है आपको एक तरह से क्लियर हो गया. नाउ अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है. नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं. देखो जरा नेक्स्ट क्या है अब आपके पास में. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट. मैंने सॉइल में क्या करा? मैं एक सेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, मैं सॉइल में क्या कर रहा हूँ? जस्ट मैं एक सेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ. देखना जरा सेक्शन कैसे है. ये एक सेक्शन आपने कंसिडर करा, इस तरह से एक सेक्शन आपने लिया. इस सेक्शन पे आपको पता है कि भाई क्या होंगे? सॉलिड्स होंगे. इस सेक्शन को कुछ तो सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई किया होगा. इस सेक्शन को कुछ तो आपके सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई करा होगा. तो ये मैंने यहाँ पे शो करा दिया आपको कि इस सेक्शन को जो सॉलिड ने ऑक्यूपाई कर रखा है ये सब सॉलिड्स हैं. ये एक्स एक्स सेक्शन था, इसको क्या कर रखा है? सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है. इसको क्या कर रखा है? सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है. अब क्या हो रहा होगा? ये जो नीचे वाले, ये जो ऊपर वाले सॉलिड्स हैं,
ये सॉलिड क्या कर रहे होंगे, नीचे रिएक्शन ट्रांसफर करवा रहे होंगे, या फिर आप बोल दो नीचे क्या कर रहे होंगे, फोर्सेस ट्रांसफर करवा रहे होंगे। ये जो सॉलिड्स हैं ये क्या कर रहे होंगे, नीचे क्या कर रहे होंगे, बेसिकली आपका फोर्स ट्रांसफर करवा रहे होंगे। सभी को ये चीज पता है, ये क्या कर रहे होंगे, फोर्स ट्रांसफर करवा रहे होंगे। तो लेट अस सपोज ये सॉलिड्स ने इस तरह से रिएक्शंस ट्रांसफर करवाए, या फिर आप बोलो कि भाई फोर्सेस को ट्रांसफर करवाया, ये इस तरह से फोर्सेस ट्रांसफर कर रहे हैं, इस तरह से क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जस्ट मान लिया कि सपोज N1 N2 N3 N4 एंड N5 इस तरह से क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्सेस, बेसिकली नॉर्मल फोर्सेस, इस तरह से फोर्सेस क्या हो रही हैं, ट्रांसफर हो रही है, इस तरह से फोर्सेस क्या हो रही हैं, ट्रांसफर हो रही है। ये चीज आपको पता है, मतलब ऊपर वाले फोर्सेस ने जो नीचे रिएक्शन ट्रांसफर करवाया, ये पहला सॉलिड है, ये दूसरा सॉलिड है, ये तीसरा सॉलिड है, चौथा सॉलिड है, ये फिफ्थ सॉलिड है। तो हर एक सॉलिड ने अलग अलग रिएक्शन ट्रांसफर किया होगा ना, तो आपने लिख दिया N1 N2 N3 N4 एंड N5 लिख दिया आपने क्या लिख दिया, ये सब लिख दिया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, अगर जस्ट मैं यहाँ पे बात करूंगा किसके बारे में, सबसे पहले इस एरिया, ये जो सेक्शन है, इस एक्स एक्स सेक्शन का एरिया क्या होगा, एरिया विल बी ए, एंड दैट एरिया, दैट एक्चुअली एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, AC प्लस AW। दैट एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, AC प्लस AW। वो होगा AC प्लस AW के बराबर होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। AC आपको मैंने बता रखा है, एरिया विच इज ऑक्यूपाइड बाय द सॉइल सॉलिड्स, एरिया विच इज ऑक्यूपाइड बाय द सॉइल सॉलिड्स, एंड AW क्या है, एरिया ऑफ द सेक्शन विच इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर, विच इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर। सो ये क्या है, ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड्स, ये है जो कि सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, और ये क्या है, ऑक्यूपाइड बाय वाटर, ये है जो कि आपका वाटर ने ऑक्यूपाई कर लिया, ये वो है जो कि आपका वाटर ने ऑक्यूपाई कर लिया है। और ये क्या है आपके पास यहाँ पे, दैट इज टोटल एरिया एक्चुअली, ये क्या है एक तरह से, दिस इज टोटल एरिया, ये है आपके पास में टोटल एरिया। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू दिस मच। अब जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे आप एक बात देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पी फोर्स क्या है, बेसिकली पी फोर्स है जो कि टोटल फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, जो कि टोटल फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, जो कि टोटल फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं टोटल फोर्स ट्रांसफर की बात करूंगा एक्स एक्स सेक्शन पे, तो मुझे ये बताओ जो टोटल फोर्स यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन पे हो रहा है ट्रांसफर, अगर मैं इन सारे के सारे रिएक्शंस को N1 N2 N3 N4 N5 को सबको ऐड कर दूं, तो क्या मुझे वो फोर्स मिल जाएगा जो कि सॉलिड से ट्रांसफर हो रहा है, बोलो जरा, क्या मुझे वो फोर्स मिल जाएगी जो कि सॉलिड से ट्रांसफर हो रही है, मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने N1 N2 N3 N4 N5 को कैसे लिख दिया, समीशन n लिख दिया, आपने इसको क्या लिख दिया, समीशन n लिख दिया, एंड प्लस कुछ फोर्स वो भी तो है जो कि वाटर ट्रांसफर करवा रहा है सेक्शन पे, भाई यहाँ पे वाटर भी तो होगा, यहाँ पे वाटर भी तो होगा, यहाँ पे वाटर भी तो होगा, तो वाटर भी तो फोर्स ट्रांसफर करवा रहा होगा ना इस सेक्शन पे, एक्स एक्स सेक्शन पे। यहाँ पे आप लिख लो, चाहे आप यहाँ पे लिख लो टोटल फोर्स एट एक्स एक्स पे टोटल फोर्स कितना है, वाटर भी तो कुछ ना कुछ फोर्स ट्रांसफर करवा रहा है। अगर मुझे ये लिखना है कि वाटर ने कितना फोर्स ट्रांसफर करवाया, अगर मुझे ये लिखना है कि वाटर ने कितना फोर्स ट्रांसफर करवाया, सो कैन आई राइट इट एज U इंटू AW। क्या मैं इसको U इंटू AW लिख सकता हूँ क्या, बोलो। U क्या है, पोर वाटर प्रेशर है, और AW क्या है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वाटर। अगर आप पोर वाटर प्रेशर, वाटर के प्रेशर को उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आपको वाटर का फोर्स मिल जाएगा, बोलो, मिल जाएगा क्या, मिल जाएगी। ये चीज सबको पता है, ये चीज सबको पता है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, आपके पास में टोटल फोर्स आ चुका, आपके पास में टोटल फोर्स आ चुका जो कि एक्स एक्स सेक्शन पे एक्ट कर रहा है, जो कि एक्स एक्स सेक्शन पे एक्ट कर रहा है। अगर विद दी हेल्प ऑफ दिस, अगर विद दी हेल्प ऑफ दिस मैं यहाँ से टोटल स्ट्रेस निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से टोटल स्ट्रेस निकालना चाहूँ, अगर हम टोटल स्ट्रेस निकालना चाहें, तो टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल वेट या फिर फोर्स, टोटल वेट या फिर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। सभी को पॉइंट क्लियर है। अब जस्ट यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो, अब जस्ट आप यहाँ पे वैल्यू डालो टोटल स्ट्रेस की। तो ये क्या है, टोटल स्ट्रेस है, बेसिकली टोटल स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हो। टोटल स्ट्रेस को आपने पहले भी रिप्रेजेंट किया था, कैसे रिप्रेजेंट करा था, सिग्मा से। सिग्मा क्या होगा, सिग्मा विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल वेट। टोटल वेट कितना है आपके पास में, समीशन ऑफ द n प्लस समीशन ऑफ द n प्लस u इंटू AW, u इंटू AW डिवाइडेड बाय
U इंटू ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा, एरिया होगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा, एरिया होगा। इसको आप क्या करो, थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखो, इसको ओपन करके लिखो क्या, समेशन ऑफ द एन डिवाइडेड बाय ए प्लस प्लस यू इंटू ए डब्ल्यू, यू इंटू ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ए लिख दिया, यू इंटू ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ए लिख दिया, यू इंटू ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ए लिख दिया। अब जस्ट एक पॉइंट आप यहाँ पे समझना, एक पॉइंट आप यहाँ पे ये समझना, एक पॉइंट आप यहाँ पे ये समझिएगा कि मुझे ये बताओ, अगर आप इस टोटल एरिया की बात करोगे, अगर आप इस टोटल एरिया की बात करोगे, तो टोटल एरिया है कितना आपके पास में, टोटल एरिया आपके पास में है AC प्लस AW के बराबर है। मुझे ये बताओ, ये जो सॉलिड्स का एरिया है, जो एरिया जो कि सॉलिड ऑक्यूपाई कर रखे हैं, एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द सॉलिड्स, एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ सॉलिड्स, क्या वो एज कंपेयर टू द एरिया विच इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर, क्या वो एज कंपेयर टू द एरिया विच इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर, या फिर टोटल एरिया के रेस्पेक्ट में, या फिर टोटल एरिया के रेस्पेक्ट में क्या वो नेग्लिजिबल होगा क्या? क्योंकि दो सॉलिड के बीच का कांटेक्ट होगा सिर्फ एक पॉइंट, दो सॉलिड के बीच का कांटेक्ट क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट होगा। आप देखो ना, दो सॉलिड है, जहां पे इनका कांटेक्ट हो रहा है वो क्या है, जस्ट एक पॉइंट ही तो है। क्या वो पॉइंट है या नहीं है? ये पॉइंट सभी को क्लियर आया समझ में? सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है नहीं है, चाहिए समझ में आया सबको? तो ये पॉइंट सभी को क्लियर। आप देखो ना जरा यहाँ पे सोच के, भाई दो सॉलिड का आपस में कांटेक्ट करा हुआ एक पॉइंट ही तो होगा जस्ट। अरे मिट गया, एक सेकंड एक सेकंड, क्या करें बताओ। ऐसा था ना, लो बन गया दोबारा। हाँ, तो आप देखो ना जस्ट, ये दो सॉलिड हैं, दो सॉलिड का आपस में कांटेक्ट कहाँ पर होगा, जस्ट एक पॉइंट ही तो होगा। क्या वो एक पॉइंट होगा क्या? वो क्या बहुत बहुत छोटा एरिया होगा क्या? बोलो, ये आया नहीं आया पॉइंट समझ में? ये पॉइंट सभी को क्लियर आया समझ में? चलिए, अगर आपको ये चीज पता है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, तो ये बताओ, ये बताओ, ये जो AC है, ये जो AC है, इज इट वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू ए? ये बहुत बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। अगर ये बहुत कम है वाटर के कंपैरिजन में, तो क्या आप यहाँ से ए को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AW लिख सकते हो? बोलो, लिख सकते हो क्या? सिंस AC इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू, सर पोर में भी एक लेके नेग्लेक्ट किया था, सर पोर वाटर में भी AC लेके नेग्लेक्ट करा था, पोर वाटर में भी AC लेके नेग्लेक्ट करा था, मतलब आपने पूछा कि सर पोर वाटर में भी AC लेके नेग्लेक्ट किया था एरिया। नहीं, पोर वाटर में नहीं नेग्लेक्ट करा मीनाक्षी, पोर वाटर में तो AW कैंसिल हुआ था ऊपर नीचे। वहां पे तो आपने AW ही लिखा था ना, वहां पे तो आप पोर वाटर प्रेशर का डेरिवेशन चेक करो, वहां पे तो आपने AW ही लिखा हुआ है, वहां पे तो आपने AW ही लिखा था। आप डेरिवेशन चेक करके देखो, वहां पे आपने AW लिखा हुआ है, वहां पे मैंने पूरा कहा लिखा था, देखो जरा, मैं दिखा देता हूँ आपको ना, एक सेकंड देखो जरा। सर ए टोटल एरिया ऑक्यूपाइड तो ए होगा, हाँ टोटल एरिया ऑक्यूपाइड तो ए होगा, लेकिन टोटल एरिया में सॉलिड भी तो एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, टोटल एरिया में तो सॉलिड्स भी तो एरिया कुछ पार्ट ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। आप अगर वाटर को कंसिडर कर रहे होगे तो सिर्फ वाटर को ही तो लिखोगे, टोटल एरिया में कुछ पार्ट सॉलिड भी तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन जो पार्ट सॉलिड ऑक्यूपाई कर रखे हैं वो है बहुत कम। हाँ, जो पार्ट सॉलिड ऑक्यूपाई कर रखे हैं वो है बहुत कम, वो वाला पार्ट। हाँ, जो पार्ट सॉलिड ऑक्यूपाई कर रखे हैं वो बहुत कम है, बहुत बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, वेरी वेरी लेस है एज कंपेयर टू द टोटल एरिया। हाँ, कॉन्सेप्ट सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल। वहां पे तो आपने स्पेशली AW लिखा हुआ है, वहां पे तो नेग्लेक्ट करने वाला कोई पॉइंट आया ही नहीं था। आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपने ऑलरेडी AW लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे तो AW तो लिखा हुआ है भाई, जो वाटर ने ऑक्यूपाई करा वो AW है, यहाँ पे तो कोई नेग्लेक्ट करने वाला पॉइंट आया ही नहीं, AW तो है यहाँ पे। बोलिए, ये मीनाक्षी क्लियर है? चलिए, देखो डिस्कस कर रहे थे क्या, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। सो इसको आपने क्या कर दिया, इस तरह से ए अप्रोक्सीमेटली AW के बराबर लिख सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, इसको सॉल्व करो, समीशन n डिवाइडेड बाय एरिया प्लस
अब यहाँ से AW सिंस A के बराबर है, सिंस AW अप्रोक्सीमेटली A के बराबर है, AW से A को कैंसिल करा, AW से A को कैंसिल करा, वो कैसे कैंसिल करा ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आया क्या आपके पास, ये आ गई इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई आपके पास में, ये इक्वेशन आपके पास में आ गई है ना। अब इस इक्वेशन को जरा, ये क्या है आपके पास में, इस इक्वेशन को जरा आप कंपेयर करो। देखिएगा जरा, ये जो इक्वेशन है आपके पास में, इस इक्वेशन को जस्ट आपको क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ में। आपको एक इक्वेशन तो ये मिल गई, एक इक्वेशन और होती है आपके पास में क्या, सिग्मा बार प्लस यू होता है, सिग्मा बार प्लस यू भी तो होता है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे ए और बी, ए और बी अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, अगर आप दोनों ए और बी को कंपेयर करोगे, तो मुझे यहां से क्या पता लग रहा है, मुझे यहां से ये पता लग रहा है कि सिग्मा बार इज इक्वल टू व्हाट, समीशन एन डिवाइडेड बाय ए आ रहा है क्या निकल के, बोलो ये चीज आ रही है क्या, कंपेयर करने के बाद में ये पॉइंट आ रहा है निकल के, बताइए जरा, ये आ रहा है पॉइंट। अब यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई, यहां से आपको जस्ट यहाँ पे समझो आप क्या है, देखो आप यहाँ पे जस्ट क्या है, यहाँ पे आप ये समझो बात कि सिग्मा बार जो है आपके पास में, सिग्मा बार जो है, सिग्मा बार आपके पास क्या आया निकल के, टोटल ये बेसिकली नॉर्मल फोर्स जो बेसिकली सॉलिड से जो स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है, सिग्मा बार क्या है, वो फोर्स जो कि सॉलिड से सॉलिड पे ट्रांसफर हुआ, डिवाइडेड बाय ये एरिया क्या है, ये एरिया है टोटल एरिया, ये एरिया है टोटल एरिया। लेकिन जैसे आपने अफेक्टिव स्ट्रेस को डिफाइन करा था, जैसे आपने अफेक्टिव स्ट्रेस को डिफाइन करा था, ठीक है, जैसे आपने अफेक्टिव स्ट्रेस को डिफाइन करा था, मुझे ये बताओ कि इफेक्टिव स्ट्रेस तो वो एरिया, वो स्ट्रेस था जो कि सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफर हो रहा था, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा था, जो कि ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा था, वो था वो तो, ये आया नहीं आया समझ में। इफेक्टिव स्ट्रेस तो वो स्ट्रेस था जो कि आपका ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा था, तो इफेक्टिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस था जो कि आपका ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन तो एरिया वहां पे कौन सा कंसिडर होना चाहिए था, एरिया वहां पे कौन सा कंसिडर होना चाहिए था, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस कौन सा एरिया कंसिडर होना चाहिए था वहां पे, कॉन्टेक्ट एरिया कंसिडर होना चाहिए था, एसी कंसिडर होना चाहिए था वहां पे। लेकिन कैलकुलेशन जब आपने इसकी करी, लेकिन जब आपने इसकी कैलकुलेशन करी, लेकिन जब आपने इसकी कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करके आपको क्या पता लगा कि आप जो एरिया कंसिडर कर रहे हो, जो एरिया आप कंसिडर कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली टोटल एरिया, दैट इज एक्चुअली टोटल एरिया। कैलकुलेशन जो आप कर रहे हो उसमें जो एरिया आप कंसिडर कर रहे हो वो क्या है, टोटल एरिया है। कंसिडर क्या होना चाहिए था, कॉन्टेक्ट एरिया कंसिडर करना चाहिए था, एसी कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन कैलकुलेशन में आपने कंसिडर क्या कर लिया, एरिया, सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, कंसिडर करना चाहिए था आपको एसी, सॉलिड का एरिया आपको कंसिडर करना चाहिए था, कॉन्टेक्ट एरिया आपको कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन आपने कंसिडर कौन सा एरिया कर दिया, आपने कंसिडर कर दिया टोटल एरिया, टोटल एरिया आपने कंसिडर कर लिया। अगर आपने टोटल एरिया कंसिडर कर लिया, आपने कॉन्टेक्ट एरिया कंसिडर नहीं करा कैलकुलेशन में, तो मुझे ये बताओ, ये जो आप यहाँ से सिग्मा बार की वैल्यू निकाल रहे हो, आप जो यहाँ से सिग्मा बार की वैल्यू निकाल रहे हो, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस की जो आप वैल्यू निकाल रहे हो, क्या ये एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस है क्या ये एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस है, नहीं है, इट इज नॉट एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। यानी कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो, आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो, दैट कैलकुलेशन जो इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस आप पता कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। सो आपने अफेक्टिव स्ट्रेस को डिफाइन तो कर रखा है सही तरह से कि भाई हाँ, वो फोर्स जो कि ट्रांसफर हो रहा है सॉलिड्स के थ्रू, तो एरिया भी तो वहां पे वो कंसिडर करना चाहिए था जो कि सॉलिड्स के कांटेक्ट का एरिया है। लेकिन एरिया आप कौन सा कंसिडर कर रहे हो कैलकुलेशन में, आप एरिया कंसिडर कर रहे हो टोटल एरिया। सो जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जो हम कैलकुलेशन करते हैं अफेक्टिव स्ट्रेसेस की, उससे जो आपको इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस मिलते हैं, दीज आर नॉट दी एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस, वो एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस नहीं होते। अब मुझे आप लोग ये बताओ, मुझे आप लोग ये बताओ, एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस इस सिग्मा बार के कंपैरिजन में जो आप यहाँ पे पता कर रहे हो, जो आप पता कर रहे हो सिग्मा बार, इसके कंपैरिजन में क्या कम होंगे या ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। इनफैक्ट सिर्फ ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत ज्यादा होंगे, ज्यादा नहीं बहुत बहुत ज्यादा होंगे, बहुत बहुत ज्यादा होंगे ना, बहुत बहुत ज्यादा होंगे, आया समझ में। क्योंकि एसी इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू ए, एसी बहुत बहुत कम है ए के कंपैरिजन, बहुत बहुत कम है। तो ये तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट था आपके पास में कि भाई आप कैलकुलेशन जो कर रहे हो ना, यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके आपके पास इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस आएंगे, अफेक्टिव स्ट्रेसेस आएंगे, दीज आर नॉट द एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस। एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस तो आपके होंगे क्या, कॉन्टेक्ट एरिया होगा,
डिवाइडेड बाय कॉन्टैक्ट एरिया होगा। सो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख दूं, सो नेक्स्ट पेज पे आप लिखो एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस। Actual intergranular stresses will be equal to what? Summation of the n divided by AC। क्या ये होगा एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस? बोलो ये होगा क्या इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस? बताओ, आया समझ में? अब एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा है। एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। आपको ये चीज तो समझ में आती है कि एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा है। अगर एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा है तो मतलब पार्टिकल्स के कांटेक्ट पे जो स्ट्रेसेस हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। तो क्या सॉइल की डेंसनेस, एक्चुअली मैं बात करूं अगर सॉइल की डेंसनेस एक्चुअल में, सॉइल की डेंसनेस एक्चुअल में ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी ना। इसके कंपैरिजन में जो आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा होगी। शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी। शेयर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। वॉइड रेशो, पोरोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, वॉइड रेशो, पोरोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, कम होगी। तो मुझे ये बताओ, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन में जो आप इफेक्टिव स्ट्रेस पता करते हो, आप जो कैलकुलेशन में इफेक्टिव स्ट्रेस पता करते हो वो क्या होता है? वो पर यूनिट टोटल एरिया होता है। वो पर यूनिट टोटल एरिया होता है जो आप कैलकुलेशन में इफेक्टिव स्ट्रेस पता करोगे, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस जो आप पता करोगे। लेकिन एक्चुअल जो होता है वो तो ये है, वो तो ये है एक्चुअल जो होता है। तो मुझे ये बताओ, अगर आप वो भी कंसिडर कर रहे हो, वो भी अगर आप कंसिडर कर रहे हो, एक्चुअली तो ये है कंडीशन, एक्चुअल इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस ये है, एक्चुअल डेंसनेस बहुत ज्यादा है, एक्चुअल शियर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, एक्चुअल कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, एक्चुअल वॉइड रेशियो बहुत कम है, एक्चुअल पोरोसिटी भी बहुत कम है। तो मुझे ये बताओ, क्या इस तरह से करके ये जो काम आप कर रहे हो बेसिकली, ऐसा करके आप अनसेफ हो रहे हो या सेफ हो रहे हो? आप एक्चुअल डेंसनेस बहुत ज्यादा है, आप उसको कम मान के चल रहे हो, सेफ ही तो हो रहे हो। आया समझ में? तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट, यस बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा। स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट, बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा है, स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। एक और पॉइंट इसमें जस्ट लास्ट बचता है। अगर आप बात करो पोर वाटर प्रेशर की, पोर वाटर प्रेशर को आप डायरेक्टली पता कर सकते हो। यू हैव डिवाइसेस, यू हैव पीजियोमीटर्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस को पता करने का भी आपके पास डिवाइसेस अवेलेबल है, टोटल स्ट्रेसेस को पता करने की भी आपके पास डिवाइसेस अवेलेबल है। बट अगर आप बात करो इफेक्टिव स्ट्रेसेस में, इफेक्टिव स्ट्रेस को डायरेक्टली पता करना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, आपके पास डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है। तो आपको इसको इनडायरेक्ट अप्रोच से पता करना पड़ता है, आपको इफेक्टिव स्ट्रेस को इनडायरेक्ट अप्रोच से पता करना पड़ता है। एंड वो इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है? पहले आप पता करो क्या, यस पहले आप पता करो किसको? टोटल स्ट्रेस को। फिर आपको क्या पता है? टोटल स्ट्रेस होता है सिग्मा प्लस यू होता है। यहां से आप क्या निकालोगे? इस तरह से करके निकालोगे आप इफेक्टिव स्ट्रेस को, एंड दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट अप्रोच। तो आपको इसको कैसे पता करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट अप्रोच से पता करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप पता नहीं कर पाते। सो टोटल स्ट्रेस डायरेक्टली पता कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको उसका क्या है बेसिकली डिवाइस का नाम भी लिखवा देता हूँ, एक जरा पॉइंट लिखना आप। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? आप क्या करो, आप क्या करो, आप एक डिवाइस का नाम लिखो जरा, यहाँ पे लिखो जरा, एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो। टोटल स्ट्रेस कैन बी कंप्यूटेड, total stress can be computed, total stress can be computed and measured, total stress can be computed and measured, total stress can be computed and measured with the help of instruments, with the help of instruments, with the help of instruments, विद दी हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो आप उसको डायरेक्टली पता कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और वाटर प्रेशर का भी आपको तरीका पता है, और वाटर प्रेशर का भी आपको तरीका पता है कि भाई क्या तरीका रहेगा। लेकिन जब आपने बात करी किसके बारे में,
जब आपने बात करी इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में, तो इफेक्टिव स्ट्रेस में मैंने आपको क्या बताया, इफेक्टिव स्ट्रेस डायरेक्टली आप पता नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। सिग्मा को डायरेक्टली मेजर करते, इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। सो कैसे पता कर रहे हो आप इसको आप पता कैसे करोगे, सिग्मा बार को इफेक्टिव स्ट्रेस को पता कैसे करोगे, कैसे पता करोगे सिग्मा बार को, इनडायरेक्टली मेजर करोगे। यस, इनडायरेक्टली मेजर करोगे। तरीका क्या है, पहले टोटल स्ट्रेस निकालो, पोर बटा प्रेशर निकालो, देन क्या निकालोगे, माइनस करके इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लो। माइनस करके किसकी वैल्यू निकालो, इस टोटल माइनस पोर बटा प्रेशर, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। सो दीज पॉइंट्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर। बहुत अच्छे से आपको सारी की सारी चीजें जो है क्लियर होने चाहिए। लिखो जरा, अब इसमें कुछ एक दो पॉइंट और लिखो आप लोग, एक दो पॉइंट और मेंशन करेंगे हम, एक दो पॉइंट और मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लिखो जरा, लिखो द मैकेनिकल बिहेवियर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट है, द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉइल मास। लिखो द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉइल मास। अब मुझे ये बताओ, आपको मैंने ये तो बता दिया कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या शेयर स्ट्रेंथ, क्या सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस पे, क्या सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस पे। सो क्या हम ये कह सकते हैं, कि सॉइल का जो सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ है, दैट इज एक्चुअली ए फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या हम ये बोल सकते हैं कि सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ इज ए फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस? क्या मैं ये कह सकता हूं? आपको ये भी मैंने बता दिया कि बियरिंग कैपेसिटी जो है, जो बियरिंग कैपेसिटी या लोड कैरी करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द इफेक्टिव स्ट्रेस, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो क्या आप ये भी कह सकते हो कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कंसोलिडेशन, वन मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, कंसोलिडेशन कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, उस पॉइंट को मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि अभी आपको कंसोलिडेशन नहीं पता है, अभी आपको कंसोलिडेशन के बारे में नहीं पता है, तो उस पॉइंट को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन आप कंसोलिडेशन का मैकेनिज्म पढ़ोगे, उस दिन मैं आपको यही सेम दिन जो है, आज का दिन जो है, उसको मैं दोबारा से याद दिलाऊंगा। यही दिन मैं आपको दोबारा से याद दिलाऊंगा कि देखो, उस दिन मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेशन इफेक्टिव स्ट्रेस का फंक्शन होता है। ये पॉइंट मैं आपको कंसोलिडेशन में ही समझाऊंगा। बाकी अभी मैंने बता दिया, कंसोलिडेशन है, शियर स्ट्रेंथ है, बियरिंग कैपेसिटी है, ऑल आर दी फंक्शंस ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेसेस, सब इफेक्टिव स्ट्रेस के फंक्शन है। लिखो जरा नेक्स्ट, क्या लिख रहे थे आप, द मैकेनिकल बिहेवियर, द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉइल मास, द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉइल मास, द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉइल मास, मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉइल मास like the mechanical behavior of soil mass like its shear strength, like its shear strength, comma, bearing capacity, bearing capacity, comma, consolidation, comma, settlements, settlements, all depends on effective stresses, all depends on effective stresses। important statement है, क्वेश्चन है आपके पास इस स्टेटमेंट से, important statement है, से रिपीट कर रहा हूँ। the mechanical behavior of soil mass, the mechanical behavior of soil mass like its shear strength, bearing capacity, comma, settlements, comma, consolidation, all depends on effective stresses, all depends on effective stress, सब effective stress पे depend करता है, all depends on effective stresses, सब effective stresses पे depend करते हैं। क्लियर है, all depends on effective stresses। ये चीज क्लियर है, बोलो ये पॉइंट क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, effective stress is the sum of, effective stress is the sum of, नेक्स्ट लिखो, effective stress is the sum of contact forces, effective stress is the sum of contact forces divided by divided by
total cross sectional area divided by total cross sectional area. Effective stress is the sum of contact force divided by total cross sectional area divided by total cross sectional area divided by total cross sectional area. अब ये स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं सब लोग? इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं सब लोग, है ना? इससे एग्री कर रहे हैं सब लोग। चलिए नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, effective stress is not a 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 physical meaningful parameter. Effective stress is not a physical meaningful parameter. Effective stress is not a physical meaningful parameter. Effective stress is not a physical meaningful parameter as is not a physical meaningful parameter as sigma bar as sigma bar as sigma bar here as sigma bar here HERE does not represents does not represents sigma bar here does not represents actual या फिर true does not represents true contact stresses does not represents true contact stresses true contact stresses between particles true contact stresses between particles which would be very high due to very less contact area which would be very high due to very less contact area which would be very high due to very less contact area which would be very high due to very less contact area in actual बोलो सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर है क्या? सबको ये चीज क्लियर है? ये सारे पॉइंट क्लियर हैं सबको? ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपको ना? ये सारे पॉइंट सभी को क्लियर है? एक और पॉइंट लिख लो लास्ट में, effective stress cannot be measured directly. Effective stress cannot be measured directly. Effective stress cannot be measured directly. Directly आप पता नहीं कर पाओगे. Cannot be measured directly. Cannot be measured directly. So ये पॉइंट्स आ गए आपके पास effective stress से रिलेटेड. क्या है, कैसे पता करना है. All the things are very clear. सारी चीजें क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है. चलिए यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई आपको ना. अफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या है. अब इसमें जो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट हम डिस्कस करें, सो आपको मैंने बता दिया टोटल स्ट्रेसेस के बारे में, पोर वाटर प्रेशर क्या है, अफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थे वो पॉइंट आपके पास में आ गए हैं. अब नेक्स्ट आपके यहाँ पे जो मेनली काम आता है वो आता है कुछ इंपॉर्टेंट केसेस का, और ये केसेस इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे केसेस इतने इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे. आप ये मान के चलो कि इन केसेस से जो आपको ऑब्जर्वेशंस मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत बेनिफिशियल वो ऑब्जर्वेशंस आपके लिए होंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिना कोई डिले करे क्या करेंगे, शुरू करेंगे. चलिएगा जरा देखते हैं. सो क्या है नेक्स्ट आपके पास में. सो द नेक्स्ट द पॉइंट जो आपके पास में है, सम इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपके पास यहां से आएंगे निकल के. नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट केसेस. सो द नेक्स्ट द पॉइंट इज व्हाट, सम इंपॉर्टेंट केसेस. कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में आपको बात करनी है. सम इंपॉर्टेंट केसेस. चलिए नेक्स्ट है आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की आपको बात करनी है. सो सबसे पहले केस 1 कंसिडर कर ले रहे हैं. केस 1,
सो केस 1 आपसे कंसिडर कर रहे हैं। केस 1 है आपके पास में नो वाटर टेबल प्रेजेंट, आपकी कोई वाटर टेबल प्रेजेंट नहीं है। सो जो मैंने फर्स्ट केस आपसे कंसिडर करा, इन दैट केस कोई किसी तरह की वाटर टेबल आपके पास में प्रेजेंट नहीं है, एंड द कंडीशन इज दैट शिट, इसका क्या करें। देखिएगा ये कंडीशन है आपके पास में, ये है सेक्शन 1 एंड दिस इज अवर सेक्शन 2, ये है आपके पास में सेक्शन 2 एंड ये 2 है, ये 2 सेक्शन है। इसको मान लो आप लोग, ये कितना है आपके पास में जेड है, ये है आपके पास में क्या जेड है। दिस इज अवर ग्राउंड लेवल, ये सबसे सिंपलेस्ट केस कंसिडर करा अभी आपने ना, ये ग्राउंड लेवल है, सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया। लेट अस सपोज यहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट है उसका यूनिट वेट है गामा, उसका यूनिट वेट कितना है, दैट यूनिट वेट इज गामा, उसका यूनिट वेट कितना है, गामा है आपके पास में, गामा यूनिट वेट है। सो मुझे आप लोग आप ये बताओ, मुझे आप ये बताओ एट सेक्शन 1 पे 1 सेक्शन पे मुझे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू बताओ। टोटल स्ट्रेस कितना होगा 1 सेक्शन पे, 0 होगा। जस्ट सिंपल, सब कुछ ही समझ में आई है। टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी एट सेक्शन 1 पे। मतलब मुझे ऐसा लगा इसमें, मुझे ऐसा लगा आपने इतना जल्दी आंसर करा कि शायद मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही आपने आंसर कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत स्पीड से आपके रिप्लाई आए सब लोगों के। सो क्या है, सिंपल होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि भी सेक्शन 1 से ऊपर होता क्या है आपका टोटल स्ट्रेस होता है आपका यूनिट वेट इनटू हाइट। उस सेक्शन से ऊपर जो भी हाइट है, जो भी मटेरियल की हाइट है, उसको उससे मल्टीप्लाई करते हो। इस सेक्शन से ऊपर कोई मटेरियल नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कितना होगा, 0 होगा। इस सेक्शन के ऊपर पोर वाटर प्रेशर बताओ। 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। सिंपली क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। सो पोर वाटर प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट। होता क्या है पोर वाटर प्रेशर, ये होता है गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड होता है, ये होता है गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड। अब प्रेशर हेड पता कैसे करोगे, पीजोमीटर लगाओगे। प्रेशर हेड पता करने का तरीका क्या है, पीजोमीटर लगाओगे। यहाँ पे लगाओ पीजोमीटर, पीजोमीटर लगाओ, पीजोमीटर लगाओ। कहाँ राइज करेगा पानी, कहाँ राइज करेगा पानी, कहीं तक भी नहीं राइज करेगा। राइज कहाँ करेगा पानी, क्योंकि कोई वाटर टेबल ही नहीं है इससे ऊपर। इससे ऊपर वाटर का लेवल कहाँ है, क्या इससे ऊपर कहीं वाटर का लेवल दिख रहा है क्या आपको, क्या इससे ऊपर आपको कहीं वाटर का लेवल दिखाई दे रहा है, नहीं। इससे ऊपर हमें कहीं किसी तरह का वाटर का लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इससे ऊपर कहीं वाटर का लेवल नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ द प्रेशर हेड विल बी व्हाट, 0। प्रेशर हेड कितना होगा, 0 होगा। और प्रेशर हेड 0 होगा तो यू कितना हो गया, 0 हो गया। यू कितना हो गया, 0 हो गया। अगर यू 0 हो गया आपके पास में, अब मुझे नेक्स्ट ये बता दीजिए इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस, यस सिंपल, सिग्मा माइनस यू, सिग्मा माइनस यू, दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 0। चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर है, दैट विल बी इक्वल टू 0। मुझे ये बताओ आप लोग, ये तो एक सिंपल चीज थी, ये तो एक सिंपल पॉइंट था कि भाई फॉर्मूले वाइज तो आपने देख लिया इफेक्टिव स्ट्रेस 0 है, फॉर्मूला वाइज आपने देख लिया इफेक्टिव स्ट्रेस 0 है, सिग्मा माइनस यू क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। टोटल स्ट्रेस 0 क्यों था, क्योंकि उससे ऊपर कोई मटेरियल नहीं था, इसलिए टोटल स्ट्रेस 0 आया। पोर वाटर प्रेशर 0 क्यों आया, क्योंकि प्रेशर एट 0 था, उससे ऊपर कहीं वाटर टेबल आपको दिखाई नहीं दे रही, वाटर लेवल कहीं नहीं था। अफेक्टिव स्ट्रेस 0 क्यों आया, अफेक्टिव स्ट्रेस के 0 आने का रीजन बता दो मुझे, क्या है कॉन्सेप्चुअली रीजन बताइए। मैं आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे कॉन्सेप्चुअली रीजन बताओ क्या है 0 आने का। नो ग्रेन्स, यस करेक्ट है बिल्कुल, ये रीजन है, ये रीजन है, क्योंकि कोई पार्टिकल ही नहीं है, सॉलिड पार्टिकल कहाँ है ऊपर, कोई ग्रेन ही नहीं है ऊपर। भाई आपको पता है ना अफेक्टिव स्ट्रेस ट्रांसफर होता है कैसे, अफेक्टिव स्ट्रेस ट्रांसफर होता है ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से। अफेक्टिव स्ट्रेस ट्रांसफर होता है ग्रेन टू ग्रेन से। आपको सेक्शन 1 से ऊपर कहाँ ग्रेन दिखाई दे रहे हैं, आपको सेक्शन 1 से ऊपर कहीं ग्रेन दिखाई दे रहे हैं क्या, कहीं ग्रेन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कहीं ग्रेन दिखाई नहीं दे रहा तो स्ट्रेस कौन ट्रांसफर करेगा, फिर स्ट्रेस कौन ट्रांसफर करेगा, अगर कोई स्ट्रेस ट्रांसफर नहीं कर रहा है, दैट मीन सिग्मा बार क्या होगा आपका, 0 होगा। दैट मीन द वैल्यू ऑफ द सिग्मा बार विल बी इक्वल टू 0, सिग्मा बार 0 हो जाएगा। चलिए ये पॉइंट तो सभी को क्लियर था। नाउ आते हैं एट सेक्शन 2 पे आते हैं। अब सेक्शन 2 पे आते हैं,
अब सबसे पहले 2 सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस बताओ कितना होगा, टोटल स्ट्रेस गामा इंटू जेड होगा, दैट विल बी इक्वल टू गामा इंटू जेड होगा सिंपली। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, जो भी सेक्शन है, सिंपली जो भी सेक्शन आपके पास में जिसपे आप टोटल स्ट्रेस पता करना चाहते हो, उस सेक्शन से ऊपर जो मटेरियल है, उस सेक्शन से ऊपर जो मटेरियल है, उस मटेरियल का यूनिट वेट, मटेरियल कौन सा है, सॉइल है, उस सॉइल का यूनिट वेट कितना है, गामा है, गामा इनटू कितनी डेप्थ में वो यूनिट वेट एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी डेप्थ में है, जेड डेप्थ में है, जेड में है तो इसको जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं पोर वाटर प्रेशर बताओ, सेक्शन 2 पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, सिंपल क्या है, 0 होगा, क्यों, प्रेशर हेड कहाँ है, कहाँ पर है प्रेशर हेड, आपको पता है क्या 0.22 से ऊपर कहाँ वाटर लेवल दिखाई दे रहा है, क्या 0.22 से ऊपर आपको कहीं वाटर लेवल दिखाई दे रहा है क्या, क्या कहीं पे पॉइंट सेक्शन 22 से ऊपर कहीं वाटर लेवल दिख रहा है आपको, कहीं वाटर लेवल दिखाई नहीं दे रहा है, तो देयर इज नो वाटर लेवल, देयर इज नो वाटर लेवल, अगर वाटर लेवल नहीं है, गामा डब्ल्यू इंटू पीएच होता था ना, तो ये क्या है, 0 है, ये 0 है, दैट मीन्स 0, दैट मीन्स क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया। नेक्स्ट टोटल इफेक्टिव बताओ, इफेक्टिव कितना होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, गामा इंटू जेड होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा माइनस यू, सिग्मा माइनस यू अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, गामा इंटू जेड आ जाएगा, इट्स वैल्यू विल बिकम गामा इंटू जेड, इट्स वैल्यू विल बिकम गामा इंटू जेड, गामा इंटू जेड आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ, गामा इंटू जेड ये क्यों निकल कर आया, ये गामा इंटू जेड क्यों निकल कर आया है, इसका रीजन क्या है, सर ये ड्राई सॉइल है, ये ड्राई सॉइल है, सॉइल आपकी या तो ड्राई है, सॉइल आपकी या तो ड्राई है, या फिर आपकी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है, या तो ड्राई है या फिर पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में है, ठीक है, सैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड नहीं है, ना ही सबमर्ज है, या तो ड्राई सॉइल है या फिर पार्शियली सैचुरेटेड है बस, हाँ वाटर टेबल ही नहीं है, वाटर टेबल नहीं है बिल्कुल, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर कहीं से आया हो, बाकी वाटर टेबल नहीं है यहाँ पे। तो मैंने एक जनरलाइज्ड गामा कंसिडर कर दिया। अब ये बताओ मुझे सब लोग, ये पॉइंट क्लियर है क्या, सबको एक पॉइंट क्लियर है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, चलिए ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ से एक पॉइंट आपको ये कंक्लूजन मिल रहा है आपसे, आपको यहाँ पे जो कंक्लूजन दिखाई दे रहा है, कंक्लूजन क्या है, अगर आप ग्राउंड लेवल से नीचे किसी सेक्शन पे अगर आप अफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे थे, तो मुझे ये बताओ ऐसे केस में क्या इस केस में अफेक्टिव स्ट्रेस आपका टोटल स्ट्रेस के ही इक्वल निकल के आया, क्या अफेक्टिव स्ट्रेस आपका टोटल स्ट्रेस के ही बराबर निकल कर आया, उसी के बराबर निकल कर आया, उसी के बराबर निकल कर आया, तो यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर बाई चांस आपकी लेटर सपोज सॉइल कैसी है, ड्राई है, लेटर सपोज आपकी सॉइल कैसी है, ड्राई है, आपकी सॉइल क्या है, ड्राई है, सॉइल इज ड्राई, अगर हमारी सॉइल ड्राई है, ये क्या है, मैंने एग्जांपल मान लिया ड्राई सॉइल थी, या फिर लेटर सपोज आपकी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है, पार्शियली सैचुरेटेड है, वाटर टेबल वहां पे नहीं है, देयर इज नो वाटर टेबल, सो आपको कोई जानकारी नहीं है परफेक्ट वाटर लेवल कहाँ पे है, अगर वाटर लेवल का आपको नहीं पता तो आप क्या मान के चलोगे, प्रेशर हेड, कुछ नहीं मानोगे, वहां पे कोई प्रेशर हेड वहां पे नहीं है, आपको वाटर टेबल नहीं पता, वाटर टेबल नहीं है वहां पर, वाटर टेबल अगर वहां पर नहीं है, सो देयर इज नो प्रेशर हेड, देयर इज नो वाटर प्रेशर हेड, सो पार्शियली सैचुरेटेड हो सकती है, कुछ रीजन की वजह से कोई थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर आ गया हो, सो मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ, अगर आपकी सॉइल ड्राई कंडीशन में है, अगर आपकी सॉइल ड्राई कंडीशन में है, या फिर आपकी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में है, सो इन दैट केस क्या आपका पोर वाटर प्रेशर, सॉरी क्या आपका टोटल स्ट्रेस ही पोर वाटर प्रेशर के बराबर आ गया, क्या आपका टोटल स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर के बराबर आया क्या निकल के, बोलो, देखो ना केस चेक करके, टोटल स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर के बराबर ही तो आ गया, सॉरी टोटल स्ट्रेस आपका इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर आ गया, एक सेकंड, हाँ सॉरी मैंने गलती से थोड़ा गलत बोल दिया, रिपीट कर रहा हूँ मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ अपनी, मैंने ये बोला कि अगर आपका वाटर टेबल नहीं है, सॉइल ड्राई है, फिर पार्शियली सैचुरेटेड है, इन दैट केस क्या आपका टोटल स्ट्रेस वो अफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर आएगा निकल के, क्या टोटल स्ट्रेस एंड अफेक्टिव स्ट्रेस बराबर आ गए, चलिए बराबर आ गए, नोट करके लिख लो इसको, इस ऑब्जर्वेशन को नोट करके लिखो, इस ऑब्जर्वेशन को नोट करके लिखिएगा जरा, नोट करके लिखो,
तो ये ऐसे ही बहुत ऑब्जर्वेशन आएंगे आपके पास में ना आगे। आप लिखो जरा नोट करके, ड्राई सॉइल या फिर पार्शियली सैचुरेटेड, ड्राई सॉइल या फिर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ऐसे लिखो, इन ड्राई सॉइल एंड पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल द टोटल स्ट्रेस will be equal to will be equal to मुझे ये बताओ मीनाक्षी, पार्शियली सैचुरेटेड में कहाँ है वाटर का लेवल? वाटर लेवल कहाँ है पार्शियली सैचुरेटेड में? हम्म, क्या कोई हमारे पास परफेक्ट वाटर लेवल डिफाइंड है? थोड़ा भी नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, नेग्लेक्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। एक प्री डिटरमाइंड, एक फिक्स आपके पास में कोई वाटर लेवल नहीं है वहां। एक पर्टिकुलर हाइट तक कहाँ वाटर लेवल प्रेजेंट है, कोई आपको जानकारी नहीं है कि वाटर लेवल आपका कहाँ तक है। ठीक है, वाटर लेवल की आपकी कोई जानकारी नहीं है आपके पास में। ठीक है, द टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेसेस विल बी इक्वल टू, ये होगा, इन ड्राई सॉइल या फिर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल द टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इक्वल टू effective stress will be equal to effective stress. So the total stress will be equal to effective stress. This is the observation. बाकी कुछ बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे आपके पास में, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे कल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन आपको कल इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में पता लगेंगे कि आपकी वाटर लेवल है, वाटर टेबल है, वाटर टेबल ऊपर पहुंच गई, वाटर टेबल नीचे आ गई, वाटर टेबल नीचे आ गई। आपका आपका एक केस होता है, जैसे पोन्ड्स होते हैं ना, पोन्ड्स का केस आपने देखा है? पोन्ड किस तरह के होता है? पोन्ड के बारे में आपको आइडिया होगा। पोन्ड्स में क्या होता है, यहाँ पे नीचे मिट्टी है, यहाँ पे नीचे मिट्टी है, और ऊपर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है पूरे में। यहाँ पे इस पार्ट में क्या है? पूरे में पानी है। इस पार्ट में पूरे में क्या है? पानी है। यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है आपको किसी सेक्शन पे, मिट्टी के नीचे। किसके केस में? पोन्ड में। पोन्ड में ऐसे केसेस कल आप डिस्कस करोगे। और मेरे ख्याल से कल आपने, मीनाक्षी, शायद ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि सर इस तरह से ऊपर क्या है, पूरे पार्ट में सिर्फ खाली पानी भरा हुआ है और नीचे क्या है? मिट्टी है। कल ऐसा एक डाउट था ना आपका कोई? कल इस तरह का आपका एक क्वेश्चन था आपका कल इस तरह का ना। तो ऐसे केसेस कल आपके पास में आएंगे निकल के, इस तरह के केसेस कल आपके पास में निकल कर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी कल की क्लास में। सो आज यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, आगे कल कंटिन्यू करते हैं, कल कुछ इंपॉर्टेंट सर्टेन केसेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसके बाद बहुत क्लियरिटी आपको आ जाएगी अफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में कि एक्चुअली क्या अप्रोच है, कैसे हैं चीजें। चलिए आगे कल कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, कल कंटिन्यू करते हैं आगे फिर। सर ये एक सेकंड सर, ये पार्शली वाला समझ नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन में लिया है, क्वेश्चन में लिया है। हाँ, क्या लिया है आपका क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या पार्शियली सैचुरेटेड के केस में उसने पोर वाटर प्रेशर कंसीडर कर रखा है? क्वेश्चन में पार्शियली सैचुरेटेड के केस में पोर वाटर प्रेशर कंसीडर किया है उसने पार्शियली सैचुरेटेड के केस में। पीजोमीटर से मेजर करेंगे, पीजोमीटर से मेजर करेंगे, हाँ बिल्कुल पीजोमीटर से मेजर करेंगे। लेकिन मुझे आप ये तो बताओ, उसमें वाटर का लेवल राइज कहाँ तक करेगा? तो ये प्री डिटरमाइंड आपके पास फिक्स वाटर लेवल है कि जहां तक आपका वाटर का लेवल राइज कर जाएगा वहां पे? कोई हमारे पास में लेवल है कि भाई यहाँ तक का वाटर लेवल राइज करेगा?
फिक्स गिवन है, अगर फिक्स गिवन है तो आप वहां तक कंसिडर कर लो बिल्कुल। अगर आपको फिक्स लेवल दे रखा है तो आप वहां तक कंसिडर कर लो बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर फिक्स आपको दे रखा है तो आप फिक्स लेवल तक क्या करो, उसको कंसिडर कर लो। अगर फिक्स लेवल नहीं है तो आप उसको कंसिडर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर दे रखा है तो कंसिडर कर लो। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, आगे कल डिस्कस करते हैं फिर।